गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? नमस्कार नमस्कार। आई थिंक आप लोग सारे खुश होंगे, अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे, फिट होंगे। डेफिनेशन ऑफ वार्म सेक्टर और कोल्ड सेक्टर, ठीक है, देख लेते हैं अभी। यस, अपने डाउट्स पूछिए आप लोग। कोल्ड सेक्टर यानी कि शीत व्रतांश और उष्ण व्रतांश। चलिए, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात को ब्रीफ में बताएं। अब यार 2 दिन से तो यही बता रहे हैं, ब्रीफ में क्या? हाँ, ब्रीफ में क्या बताना है? 2 हवाएं आकर के मिलती हैं, वाताग्र बनते हैं, वाताग्र बैंड होगा और 2 वाताग्र बनेंगे, उष्ण कटिबंधीय वाताग्र और अपना उष्ण वाताग्र और शीत वाताग्र, और बीच में गर्म वायु फंस जाएगी। बहुत सिंपल सा है। टेम्परेट साइक्लोन का डायग्राम जो मैंने कल बनाया था उसको एक्सप्लेन करना है, तो इसी में आ जाएगा वो भी। अभी आप लोग सभी देख लेना कैसे बनेगा टेम्परेट साइक्लोन। ठीक है, चलिए। एयर मास, एयर मास तो क्या होती है, उसमें 2 चीजें ध्यान रखनी है बस आपको। एयर मास, इसमें केवल 2 ही चीजें याद रखनी है आपको। एक तो ये किसी विस्तृत धरातल पर उत्पन्न होंगी, या तो ठंडी होगी कोल्ड, या होगी वार्म। ठीक है, चलिए इसके ऊपर बात करेंगे अभी। और बताइए वायु राशियां। चलिए बात करते हैं वायु राशि पर। वार्म और कोल्ड फ्रंट के सहारे विंड की डायरेक्शन में चेंजेस कैसे आते हैं, चलिए बात करते हैं अभी। हेलो क्या होता है? हेलो होता है सन के चारों ओर प्रभा मंडल को बोलते हैं। सन के चारों ओर प्रभा मंडल को बोला जाता है। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात या शीतोष्ण साइक्लोन में साइक्लोनिक और एंटी साइक्लोनिक कंडीशन में शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात की दिशा कैसे होगी? रोहित, आपका यार क्वेश्चन कुछ समझ में नहीं आया, क्या कहना चाह रहे हो आप? यह किस प्रकार गमन करेगा? तो गमन तो 2 ही डायरेक्शन में करेगा, या तो वेस्टर्ली विंड की डायरेक्शन में या जेट स्ट्रीम। तो दोनों ही कहां जा रही? ईस्ट टू वेस्ट, सॉरी वेस्ट टू ईस्ट। ठीक है ना, तो दोनों की डायरेक्शन सेम है। इन साइक्लोन से आने और बाद में टेम्परेचर क्यों गिर जाता है, चलिए देखते हैं अभी। टेम्परेचर क्यों गिरेगा, चलिए। कुछ और मत करो, मैं जो पढ़ा रहा हूँ आप केवल उतना ही पढ़ो, ये भी डाइजेस्ट नहीं होगा, है ना। 2-4 लोग अपना कैमरा वैमरा ऑन कर लो यार, ताकि मैं भी तुमको थोड़ा देख सकूं, मुझे क्लास वाली फीलिंग आ जाए। अदरवाइज मुझे लगेगा कि मैं अपने लैपटॉप पे पढ़ा रहा हूँ। फ्रंट की ढाल पोलर पर क्यों बढ़ जाती है? तो ढाल तो बढ़ेगी ना, क्योंकि भाई ठंडी वायु गर्म वायु के नीचे घुसेगी, और जब घुसेगी तो कोल्ड फ्रंट बनाएगी, और उसका ढाल तो खड़ा ही होता है। ठीक है ना, ढाल खड़ा ही होगा उसका। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात में आइसोबार लाइन कैसी बनेगी? टेढ़ी मेढ़ी बनेगी, गोल नहीं होंगी, जैसे ये बनी टेढ़ी मेढ़ी। इनकी स्पीड क्या होती है? 40 से 60 किलोमीटर पर आवर, 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और तो कोई क्वेश्चन नहीं?
साइक्लोन में रेन कैसे होती है एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए। उसी में कर देंगे, सारा इसमें आ जाएगा। रेन भी देख लेंगे और सेक्टर भी देख लेंगे, डायग्राम भी एक्सप्लेन हो जाएगा। अंकुश, मैंने बताया ना कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ केवल उतना ही पढ़ लो, बहुत है तुम्हारे लिए, मोर देन इनफ है। हाँ, परिवर्तन होगा अभी, क्योंकि वो ट्रेड विंड की डायरेक्शन में चलेगा तो ईस्टर्न कोस्ट को ज्यादा इफेक्ट करेगा। प्रतेश, ठीक है ना? आई थिंक आपके सारे डाउट आ गए हैं। अब मैं वन बाय वन, आज आपके डाउट्स कम हैं, मैं इनको, क्या कहा आपने, ठीक है, मैं इनको एक्सप्लेन करता हूं। देखिए, कल मैंने आपको बताया था सेक्टर नंबर 1 ए का मतलब क्या बताया था? शीत वृत्तांश। फिर मैंने बताया था सेक्टर नंबर 2, सेक्टर नंबर 2 मैंने आपको बताया था उष्ण शीत वाताग्र, शीत वाताग्र। फिर मैंने बताया था ये बी पार्ट, यानी यहां से लेके और यहां तक वाला एरिया, इसको कहा जाता है उष्ण वृत्तांश, ठीक है? और ये क्या है? उष्ण वाताग्र। तो यहाँ पे तो सारी हवाएं कैसे आ रही हैं? ऐसे। और इधर कौन सी हवा जा रही थी? गर्म हवाएं जा रही हैं इस डायरेक्शन में, ठीक है? तो देखो भाई, ये सेक्टर क्या है? जहां पे ठंडी वायु मिलेगी, यानी ये जो हमारा कर्व आया है वाताग्र का, वाताग्र के ऊपर जहां पे ठंडी वायु है, इसे हम कहते हैं शीत वृत्तांश। शीत वाताग्र क्या है? जहां से गर्म वायु के ऊपर अटैकिंग कौन है? ठंडी वायु। तो यहाँ पे बारिश तेज होगी, है ना? तेज वर्षा होगी इधर, क्योंकि क्या बन रहा है? शीत वाताग्र, मूसलाधार वर्षा हो रही होगी। बीच में कौन आता है? उष्ण वृत्तांश। यहाँ पे गर्मी है, क्योंकि गर्म वायु है, इसको चारों तरफ से अभी घेरा गया है, ठीक है? अभी वलन तक हम पहुंचे नहीं है, श्यान वलन बाद में आएगा अभी, ठीक है? उष्ण वाताग्र, तो यहाँ पे गर्म हवा अटैकिंग है ठंडी वायु के ऊपर। ठंडी वायु यहां से एंटर नहीं कर रही है, तो गर्म वायु धीरे धीरे ऊपर उठेगी और इस एरिया के पास में वर्षा कैसी हो रही होगी? धीरे धीरे हो रही होगी, यानी वर्षा धीरे हो रही होगी। क्लियर? अब होगा क्या कि ये किधर चलते हैं? इस डायरेक्शन में, वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में चलते हैं, ठीक है? और क्यों चलेंगे वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में? मैंने आपको दो चीजें बताई थी कि सबसे पहले तो पछुआ पवनें इस डायरेक्शन में चल रही हैं, और दूसरा चल रही है ये हवाएं, यानी पछुआ हवाएं चल रही हैं और जेट स्ट्रीम उसको वेस्टर्न डायरेक्शन से ईस्टर्न डायरेक्शन में लेके जा रही है। अब सपोज करिए कि मेरा घर यहां पर है, तो सबसे पहले तो कोल्ड सेक्टर मेरे घर के ऊपर आएगा। क्लियर? तो कोल्ड सेक्टर जब मेरे घर के ऊपर आएगा तो मेरे इस एरिया में टेम्परेचर गिर जाएगा। जिसने ये क्वेश्चन पूछा था वो सुन ले ध्यान से कि जब ये साइक्लोन आ रहा होगा तो सबसे पहले कोल्ड सेक्टर मेरे ऊपर आएगा, तो मेरे एरिया में टेम्परेचर गिर जाएगा और वायुदाब बढ़ जाएगा। नंबर सेकंड क्या होगा? जब कोल्ड सेक्टर क्रॉस कर जाएगा तो कौन आएगा? सबसे पहले उष्ण वाताग्र। तो वर्षा धीरे धीरे शुरू होगी मेरे एरिया में, हवाएं धीरे धीरे चलेगी, लेकिन ये लंबे टाइम तक बारिश होती रहेगी। और उसके बाद में क्या होता है? कौन आएगा? उष्ण वृत्तांश। तो धीरे धीरे टेम्परेचर दोबारा बढ़ना शुरू हो जाएगा, क्योंकि अब गर्म वायु मेरे घर के ऊपर है। और उसके बाद में क्या आएगा? शीत वाताग्र आएगा। शीत वाताग्र जब आएगा तो ज्यादा मूसलाधार वर्षा होना शुरू हो जाएगी, ठीक है? क्या समझ में नहीं आया आपको? अरे वाताग्र तो ये लाइन है, और एक ये क्या है? पूरा व्रत ही तो है। व्रतांश मतलब क्या होता है? व्रत का अंश। तो इस व्रत के जिस अंश में ठंडी वायु है वो आपका शीत व्रतांश, और जितने अंश में आपकी गर्म वायु है वो उष्ण वातांश, ठीक है ना?
तो अब जब ये वाला मेरे घर के ऊपर आएगा तो मेरे घर पे बारिश काफी तेज हो रही होगी, और जब ये शीत वातागर भी क्रॉस कर जाएगा तो अगेन मेरे एरिया पे कौन सी आ जाएगी, ठंडी वायु आ जाएगी। तो जब ये आएगा तो हमारे टेम्परेचर कम हो जाएगा, और जब ये आके यानी चक्रवात चला जाएगा तो भी टेम्परेचर कम हो जाएगा। तो मैंने कल आपको लिखाया था चक्रवात के आने और जाने के बाद, आने से पहले और जाने के बाद टेम्परेचर गिर जाएगा। ठीक है, देखिए कल मैंने एयर मास के ऊपर आपसे बात की थी। एयर मास क्या है? एयर मास किसी भी एरिया में पड़ी हुई वायु है। अब ये क्षैतिज रूप से किसी भी दिशा में गति करेगी, लेकिन इस संपूर्ण वायु में टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी दोनों समान पाए जाते हैं। क्लियर? तो अब या तो ये 30 डिग्रीज के आसपास उत्पन्न हुई होगी, या फिर ये पोल के आसपास उत्पन्न हुई होगी। पोल के आसपास उत्पन्न हुई है तो ये कौन सी है? कोल्ड वायु राशि। अगर ये 30 डिग्रीज के आसपास हुई है तो इसे कहेंगे वार्म वायु राशि। क्लियर? अब मैंने कल इसके दो पार्ट भी किए थे। अगर ये वार्म वायु राशि है मान लीजिए, तो वार्म वायु राशि कॉन्टिनेंट पर भी बनेगी और ये ओशन के ऊपर भी बनेगी। इसी तरह से कोल्ड वायु राशि भी दो जगह बनेगी, कॉन्टिनेंट पर बनेगी, ओशन पर बनेगी। ठीक है, अगेन मैंने इसको दो पार्ट में डिवाइड किया था। और इनको भी मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया था कि या तो ये हॉट है या ये कोल्ड, या ये हॉट है या ये कोल्ड। तो हॉट वायु राशि भी दो तरह की हो सकती है, या तो हॉट के साथ वो स्टेबल भी होगी, या हॉट है और अनस्टेबल होगी। तो सभी इसी तरह से डिवाइड हो जाएंगी। लास्ट में मैंने आपको बताया था विंटर में ज्यादा क्यों होगी। विंटर में जेट स्ट्रीम, मैंने बताया था ना, विंटर में स्पीड ज्यादा होती है जेट स्ट्रीम की। तो जेट स्ट्रीम की स्पीड ज्यादा बढ़ेगी तो इनकी भी स्पीड बढ़ जाएगी। ठीक है ना? कुछ अच्छे डाउट्स है तो पूछिए यार आप लोग। कुछ अच्छे डाउट्स हो, कोई आपको लास्ट ईयर का कोई क्वेश्चन हो, आपने देखे हो कि मेंस में कुछ क्वेश्चन आए हैं और आपको करने में कुछ डिफिकल्टी आ रही हो। नहीं है आपके पास? चलिए, तो आप लोग मैप निकाल लीजिए आज अपना, और हम चलेंगे वहीं नॉर्थ अमेरिका में। नॉर्थ अमेरिका में चलेंगे हम लोग, और मैं आपके साथ में अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे ही बात कर रहे थे उस टाइम। ग्रेट बेसिन वगैरह पर हम लोग उस टाइम बात कर रहे थे। आपके कमेंट्स कहाँ गए? ये रहा, इसको करता हूं मैं साइड में। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या क्या कर लिया था, हम लोग ओशन के बाहर बाहर सारा घूम लिए थे, और हम लोग आ गए थे कॉन्टिनेंट के अंदर वाले पार्ट में। कॉन्टिनेंट में हमने किया था रॉकी माउंटेन, ऊपर किया था अलास्का, और अलास्का पर हमने एक माउंटेन पीक भी देख ली थी, उसका नाम था मैककिनले, है ना। कास्केड रेंज नहीं हुई थी, कॉस्ट रेंज हो गई थी हमारी। तो आप लोग आ जाइए इस वाले पोर्शन पर, इस वाली लोकेशन पर आइए, यहां पर जहां मेरा कर्सर आपको दिख रहा है, इस एरिया में आइए, और यहां पर देखिए कास्केड रेंज है, कास्केड रेंज, ये रही जहां मेरा कर्सर आपको दिख रहा है।
यहाँ कास्केड रेंज है, इस कास्केड रेंज पर आ जाइए आप लोग। क्या समझना है सपना आपको एक बार और? क्वेश्चन पूछिए, इसमें तो आपने कहा एक बार फिर समझा दीजिए, तो बहुत सारी चीजें समझाने की, क्या समझना है आपको? तो कास्केड रेंज पर एक माउंटेन पीक देखिए, यहाँ पर एक आपको मिलेगी माउंट रेनियर। माउंट रेनियर 4392 वहां पे लिखा होगा माउंट रेनियर, देखो, और वहां पर आप देखिए 4392 मिला क्या सभी को? अभी जहां से मैपिंग अपन कर रहे हैं यहां से आप करिए कंटिन्यू, और आफ्टर दैट हम देखते हैं क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो कास्केड रेंज पर आ जाइए और माउंट रेनियर पे उसको बाहर निकाल लीजिए, रेनियर को, और इस पे 2 इंफॉर्मेशन लिखनी है आपको, बहुत छोटा छोटा लिखना। ठीक है, बहुत छोटा छोटा आपको लिखना है, क्योंकि बहुत सारी इंफॉर्मेशन आने वाली है। 3-4 दिन के बाद में आपको मैप पर पेन रखने तक की जगह नहीं मिलेगी, इतना गंदा हो जाएगा आपका मैप ये। तो ज्यादा बेटर है छोटा छोटा लिखें, लेकिन ज्यादा समझदारी मत दिखाना कि आप रजिस्टर उठाएं और रजिस्टर में लिखना शुरू कर लें, ऐसा मत करिएगा। तो यहाँ पे दो चीजें लिखनी है। एक लिखना है आपको कि ये ज्वालामुखी है, वॉल्केनो। अब बेटा क्लास छूट गई थी तो इसका तो कुछ नहीं हो सकता, कंटिन्यू करो जहां से है, ठीक है ना। तो नंबर फर्स्ट चीज आपने क्या लिखी, ये ज्वालामुखी है, माउंट रेनियर। नंबर सेकंड थिंग क्या लिखना है आपको कि यह कास्केड की सबसे ऊंची चोटी है। कास्केड की सबसे ऊंची चोटी है, कास्केड की सबसे ऊंची चोटी है। रेनियर, रेनियर, शास्ता नहीं, रेनियर करना है। ठीक है, तो इसी के साथ में थोड़ा सा नीचे आएंगे जहां मेरा कर्सर आया है, ग्रेट बेसिन के पास में, और यहां पर आप देखेंगे एक माउंटेन है सियरा नेवेदा। यहाँ इस मैप में तो नहीं है शायद, मेरे जो इसमें मैं शो कर रहा हूं इसमें नहीं है वो, लेकिन आपके एटलस में यहाँ पे जरूर होगा एक माउंटेन, इसका नाम है सियरा नेवेदा। सियरा नेवेदा, मेरा कर्सर देखिए ग्रेट बेसिन के पास में आपको मिलेगा, मिल गया। तो अगर मिल गया है तो यहां पर लिखिए इट्स ए ब्लॉक माउंटेन, BLOCK, ब्लॉक माउंटेन। क्या होता है ब्लॉक माउंटेन, उसको थोड़ी देर के बाद में देखेंगे। व्हाट इज ब्लॉक माउंटेन, या इसको हिंदी में लिख सकते हैं भ्रंश पर्वत। भ्रंश पर्वत, भ्रंश पर्वत हो गया। इसी के थोड़ा सा नीचे आ जाइए आप लोग, जहां हमने डेथ वैली करी है थोड़ी देर के पहले, यानी कि हमने कल किया था, सॉरी डे बिफोर टुमारो किया था हमने, यस्टरडे। तो वहां पर देखिए डेथ वैली हम लोगों ने किया था। उस डेथ वैली पर एक चीज लिखिए बहुत इंपॉर्टेंट, उस दिन रह गई थी, यह रिफ्ट घाटी है, रिफ्ट घाटी का भाग है, यह रिफ्ट घाटी का भाग है। रिफ्ट घाटी का भाग है, रिफ्ट घाटी का भाग है। इसको भी देखेंगे क्या होती है, रिफ्ट वैलीज क्या होती है उसको बाद में देखेंगे। अब थोड़ा आप आइए अंदर की तरफ और थोड़े चलेंगे हम लोग। देखिए जो वेस्टर्न पार्ट में, मैप को हम पढ़ते कैसे हैं, मैप को पढ़ने के लिए क्या होता है, जैसे एटलस में ये पूरा डार्क कलर में दिया हुआ है इस वाले रीजन में, ठीक है, ये वेस्टर्न पार्ट इसका पूरे डार्क रंग में है, और अगर ईस्ट की साइड जाओगे तो कलर थोड़े हल्के हो जाते हैं। मतलब जो जितना डार्क है, यानी ब्राउनिश शेड में है या वो ब्लैकिश शेड में कन्वर्ट हो गया है,
दैट मीन्स कि वो रीजन उतना ही ज्यादा हाइट पर है, ठीक है। और अगर आप ओशन की तरफ जाते हैं और पानी थोड़ा और ब्लू हो गया है, यानी डार्क ब्लू हो गया है, इसका मतलब वो उतनी ही ज्यादा डेप्थ में है, ठीक है। तो इससे कहते हैं थोड़ा मतलब कि मैप पे थोड़ा स्टडी करना कि फिजिकल मैप को पढ़ते कैसे हैं हम लोग। तो जो आपको आपके मैप में ये डार्क पूरा रीजन दिख रहा है, ये पूरा माउंटेनियस रीजन है, ये फोल्डेड माउंटेन्स हैं सारे। लेकिन आपके यहाँ पर एक चीज लिखी नहीं है, ये जितना भी आपके एंडीज और रॉकीज माउंटेन है, एंडीज और रॉकीज, रॉकी कहाँ है? नॉर्दर्न अमेरिका में, और एंडीज है साउथ अमेरिका में। क्लियर? तो एंडीज और जो आपका रॉकीज माउंटेन है, ये दोनों क्या कहलाते हैं? कार्डिलेरा, है ना। तो अभी यहां पर आप नोट कर लीजिए, फोल्डेड फोल्डेड, है ना। रेनियर, रेनियर पे दो चीजें लिखनी है आपको, एक ज्वालामुखी है और दूसरा वो कास्केड की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। फोल्डेड माउंटेन है। तो मैं कह रहा था आपसे एंडीज एंड रॉकीज क्या है? कार्डिलेरा है। तो रॉकी इस पूरे रीजन पे लिखे यह एक कार्डिलेरा है। रॉकी पे बाहर निकाल लीजिए और लिखिए कार्डिलेरा। वो बताऊंगा मैं अभी आपको कार्डिलेरा किसे कहते हैं, ठीक है। जब ये एटले मैप को हटा देंगे तब बताएंगे कार्डिलेरा क्या होता है। और ध्यान रखिए कार्डिलेरा मेंस में आ सकता है, मेंस या प्री किसी में भी पूछा जा सकता है। अभी आपको केवल लिखना है यह एक कार्डिलेरा है। कार्डिलेरा क्या होता है वो मैं आपको थोड़ी देर के बाद बताऊंगा, अभी सारी चीजें, ठीक है। चलिए अब चलें थोड़ा अंदर, इस मैप के थोड़ा सा और अंदर चलते हैं। और इस रीजन में, यानी कि अब आपको इस रीजन में आना है। यहां पर एक रिवर आपको देखनी है, और रिवर अगर आप देखेंगे तो रिवर होगी उसकी, मैं आपको रिवर्स का मैप दिखाता हूं। देखिए यहां पर एक रिवर है जिसका नाम है रियो डी ग्रांडे। इस रिवर को थोड़ा ध्यान से देखिए, कौन सा वाला रीजन है? यह है मैक्सिको और यूएसए का बॉर्डर। दिस इज रियो ग्रांडे रिवर। तो इस रियो ग्रांडे को हाईलाइट कर लीजिए और पेन से पूरा करिए इसको, ठीक है। पेन से इसको पूरा हाईलाइट कर लीजिए। तो इस रीजन में आपको मिलेगी रियो ग्रांडे रिवर। वहां पर दो इंफॉर्मेशन आपको लिखनी है। पहली इंफॉर्मेशन आपको क्या लिखनी है? इट्स फॉर्मिंग बॉर्डर बिटवीन मैक्सिको एंड यूएसए। इट्स फॉर्मिंग बॉर्डर बिटवीन मैक्सिको एंड यूएसए। यह यूएसए और मैक्सिको के बीच सीमा बनाती है। यह मैक्सिको और यूएसए के बीच सीमा बनाती है, ठीक है। नंबर सेकंड चीज लिखनी है, यह उत्तरी अमेरिका की सबसे प्रदूषित नदी है। यह उत्तरी अमेरिका की सबसे प्रदूषित नदी है। यह उत्तरी अमेरिका की सबसे प्रदूषित नदी है। हो गया सभी का? दो चीजें लिखनी है, इट्स फॉर्मिंग बॉर्डर बिटवीन मैक्सिको एंड यूएसए, एंड अदर इंफॉर्मेशन यहां पर लिखनी है, इट्स ए मोस्ट पॉल्यूटेड रिवर ऑफ द वर्ल्ड, ऑफ द नॉर्दर्न अमेरिका, ठीक है। चलिए अब थोड़ा इसी के साथ साथ नीचे की तरफ आ जाइए, यहां पर इस वाले पूरे रीजन में, और यहां आइए जहां मेरा कर्सर आया, बिल्कुल नीचे, बिल्कुल नीचे आ जाइए सभी लोग। और यहां पर एक देखिए पनामा सिटी लिखी हुई है, पनामा सिटी, ब्लैक बोल्ड लेटर में लिखिए, कैपिटल लेटर में लिखी होगी ब्लैक लेटर से, और वहां पे लिखा होगा पनामा सिटी। मिला सभी को? मेरा कर्सर आप लोग ध्यान से देखिए, आपको मिल जाएगा पनामा।
तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट कैनाल है, हमारा वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम यहाँ पर काम करता है, और ये जो नहर है इसका नाम है पनामा। पनामा। तो यहाँ पे एक क्रॉस लाइन डाल लीजिए और उसका नाम लिखिए पनामा कैनाल। पनामा कैनाल। पनामा कैनाल। तो देखिए आप लोगों ने क्या किया कि यहां से जो आपको नीचे आ रहा है, और नीचे आपका साउथ अमेरिका शुरू हो गया है, यहां पे आपने क्या डालना है, पनामा कैनाल। तो पनामा कैनाल किससे किसको जोड़ रहा है, ये किससे किसको जोड़ रहा है, इधर कौन सा ओशन है, कैरेबियाई सी, कैरेबियाई सी, या इसको कहेंगे अंटार्कटिका। ठीक है। और इधर कौन सा है, पैसिफिक ओशन या प्रशांत महासागर। क्लियर। तो दोनों को आपस में जोड़ती है। इंपॉर्टेंट दो ही नहरें पूरे वर्ल्ड में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे। नंबर फर्स्ट आपका पनामा, और दूसरी है सुएज कैनाल। सुएज कैनाल अभी ज्यादा न्यूज में चल रही है। आप जानते हैं कि अभी चाइना जितना उत्पात मचा रहा है पूरे वर्ल्ड में, उसको रोकने के लिए ब्रिटेन ने अपनी आर्मी को सुएज कैनाल में बिठा दिया है। ठीक है ना, ताकि उसके ट्रेड को इफेक्ट करें और उसके ऊपर थोड़ा इकोनॉमिक प्रेशर बनाया जाए। तो अभी सुएज कैनाल थोड़ा सा हाईलाइटेड चल रहा है, और अमेरिका ने भी अपने युद्ध पोत वगैरह काफी सारे वहां पे खड़े कर दिए हैं, उतार दिए हैं। तो 3 जगह पर उसकी घेराबंदी हम लोग कर रहे हैं, यानी हम लोग क्या, पूरा वर्ल्ड ही कर रहा है। एक कर रहा है वहां पे सुएज कैनाल पर, एक हो रहा है इंडियन ओशन, और एक हो रहा है पैसिफिक ओशन, मोजरली साउथ चाइना सी। चलिए, तो यहां तक आपका कवर हुआ। अब आप ऐसे करिए, जहां जिस पेज नंबर पर आप हैं, यहां से 2 पेज आगे आ जाइए। 2 पेज आगे आ जाइए आप लोग, और वहां पर देखिए ऊपर आपके उस टॉपिक के ऊपर हेडिंग होगी सेंट्रल अमेरिका, या मिडिल अमेरिका, या सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज, ऐसा करके आपके होगी। ठीक है। और यहां पर कुछ कंट्रीज हैं इस तरह से, तो आपको केवल यहां पे कंसंट्रेट करना है, यानी सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज कौन सी हैं। ये जो वेस्टर्न ग्रुप्स ऑफ आइलैंड है, इसको छोड़ देना है। तो जो लास्ट कॉर्नर में आपके दिया हुआ है, उधर देखना है आपको सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज। ठीक है। तो जहां सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज है, वहां पे कोड वर्ड डाल लीजिए आप लोग। सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज पर एक कोड वर्ड आप लोग डाल लीजिए। थैंक यू मीनाक्षी। वहां पे आप डालिए कोड वर्ड, और कोड वर्ड थोड़ा सा अजीब सा है, आपको सुन के थोड़ा अजीब लगे। पहले ये बताइए सभी को मिला या नहीं सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज? कोई ऐसा तो नहीं है जिसको अभी ढूंढ रहा हो सेंट्रल अमेरिकन कंट्री कहाँ है? नहीं मिला आपको? भाई 2 पेज आगे चलो, यहां से 2 पेज अगर आगे चलोगे तो सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज मिल जाएगा। फिजिकल कहाँ मिलेगा? ऊपर देखो, नॉर्दर्न अमेरिका जैसे इसकी आपकी ऊपर हेडिंग डाली हुई है। ठीक है। तो 2 पेज अगर आगे चलोगे यहां से, 2 या 3 पेज, तो आपको सेंट्रल अमेरिका की हेडिंग मिलेगी। देखो आप आराम से मिलेगी आपको, साउथ अमेरिका के मैप से पहले मिलेगी। और कितना हिंट दूं मैं आपको? हाँ, मध्य अमेरिका और वेस्ट इंडीज मिल गया ना आपको, सेंट्रल अमेरिका और वेस्ट इंडीज। बस बस, बिल्कुल बिल्कुल वही वाला। यहां पर आप देखिए वेस्ट इंडीज वगैरह को तो छोड़ दीजिए, और कॉर्नर में जहां पे दिया हुआ है, कॉर्नर में जो आपका मैप बना है वो है आपका सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज। और कौन कौन सी कंट्रीज हैं उस पर थोड़ा सा एक कोड वर्ड डाल लीजिए, इस लोकेशन पे होगी सारी। लिखिए, कोड वर्ड डालिए, माय ब्यूटीफुल, माय ब्यूटीफुल गर्लफ्रेंड, माय ब्यूटीफुल गर्लफ्रेंड एलिजा, ELESA।
माई ब्यूटीफुल गर्लफ्रेंड एलिजा हैज नॉट कम पार्टी। इसको बिल्कुल इंग्लिश में शुद्ध मत करना, शुद्ध लैंग्वेज है ये, ठीक है। माई ब्यूटीफुल गर्लफ्रेंड एलिजा हैज नॉट कम पार्टी। क्लियर? चलिए इसको डिकोडिंग करिए। माई ब्यूटीफुल गर्लफ्रेंड एलिजा नॉट कम पार्टी। एम फॉर मैक्सिको। सबसे ऊपर देखिए, यहां मैक्सिको, सबसे ऊपर देखिएगा, मैक्सिको आपको मिल जाएगा। एम यानी मैक्सिको। ब्यूटीफुल से करिए बेलीजे। बेलीजे कंट्री देखिए वहां पर, बेलीजे कंट्री। बी यानी बेलीजे। जी यानी ग्वाटेमाला। जी मतलब ग्वाटेमाला। ई मतलब एल साल्वाडोर। एल साल्वाडोर। पैसिफिक क्वेश्चन वाले कॉस्ट पे देखना, वहां मिलेगा एल साल्वाडोर लिखा हुआ। एन यानी निकारागुहा। एन मतलब निकारागुहा। हो गया। सी यानी कोस्टारिका। सी मतलब कोस्टारिका। सी मीन्स कोस्टारिका। एंड पी यानी पनामा। पी मतलब पनामा। तो कितने कंट्री हुए? 1 2 3 4 5 6 और 7। ये सभी कौन सी है? सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज कहलाती हैं। बात समझ में आया आपको? तो दिस इज सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज। तो दोबारा से मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं, कौन सा रह गया? अच्छा, एच रह गया इसमें। एच यहां आना था ना, होंडुरास। होंडुरास यानी 8 कंट्रीज हैं, और होंडुरास, मैक्सिको, बेलीजे, ग्वाटेमाला, एल साल्वाडोर, होंडुरास, निकारागुआ, कोस्टारिका एंड पनामा। ठीक है। चलिए, तो देखिए मैंने आपको दो चीजें लिखाई अभी। दो चीजें लिखाई मैंने आपको, ब्लॉक माउंटेन लिखा है, एक मैंने लिखा है रिफ्ट वैली, और एक लिखा है मैंने आपको कार्डिलेरा। तो व्हाट इज ब्लॉक माउंटेन? देखिए, कभी कभी अगर किसी धरातल पर अगर दरारें पड़ जाएं या भ्रंश पड़ जाए, और भ्रंश पड़ने के साथ में हो सकता है कि बीच वाला पार्ट नीचे धंस जाए और ये वाले अपने लोकेशन पर उसी तरह खड़े रहें। ठीक है। या ऐसा हो सकता है कि ये अपनी जगह पर स्टेबल हो और ये वाले थोड़े हाइट पर उड़ जाएं। तो हाइट पर उठेगा तो कैसा उठेगा? ये ऐसे उड़ जाएंगे। क्लियर? और ये अपनी जगह पर स्टेबल कंडीशन में है। बस समझ में आया? तो जो ये दोनों तरफ ऊपर उठे हैं, ये क्या कहलाएंगे? ब्लॉक माउंटेन या भ्रंश पर्वत कहेंगे इन्हें। बस समझ में आया? और इनके बीच में जो ये वैली बनी है, नाली, इसे कहेंगे रिफ्ट घाटी। दोनों के बनने के लिए भ्रंश का पड़ना आवश्यक है, ध्यान रखिए। अब बाद में देखेंगे भ्रंश क्यों पड़ते हैं, कैसे पड़ेंगे, और कितने तरह के भ्रंश होते हैं या बलन कितने तरह के होते हैं, उनकी बात करेंगे हम जब जियोमॉर्फोलॉजी बात करेंगे। लेकिन अभी ब्लॉक माउंटेन और रिफ्ट वैली का ध्यान रखना है। अगर दोनों साइड के माउंटेन थोड़े ऊपर उठ गए हैं तो बीच में एक रिफ्ट वैली बनी है। या रिफ्ट वैली तब भी बन सकती है जब दोनों स्टेबल हो और बीच का पार्ट नीचे धंस जाए। क्लियर?
तो इस चीज के लिए आप थोड़ा ध्यान रखें, और जहां भी आप नोट कर सकते हैं आप नोट कर लीजिए व्हाट इज ब्लॉक माउंटेन एंड व्हाट इज रिफ्ट वैली। ठीक है, चलिए अब मैंने आपसे बात क्या की कि एंडीज एंड रॉकीज क्या है, एक कार्डिलेरा है। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, कार्डिलेरा बनने के लिए क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए। तो क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए, कार्डिलेरा बनने के लिए क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए। कार्डिलेरा बनने के लिए क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए। आज आपने से एक ने भी कैमरा ऑन नहीं किया अपना। कितने पार्टिसिपेंट है आज अपने साथ में? 101। चलिए, तो क्या होता है कार्डिलेरा, बात करते हैं इसकी। मानिए कि किसी एरिया में फोल्डेड माउंटेन्स बन रहे हैं, और ये माउंटेन्स जब बन रहे हैं तो ये अलग अलग काल में बने। अब ये कैसे बनते हैं वो हम प्लेट टेक्टोनिक में देखेंगे कैसे बनेगा। आपको अभी ये समझना है कि फोल्डेड माउंटेन किसी एरिया में बना तो हो सकता है कि ये 1000 साल पहले बना, ये 500 साल पहले बना, और ये अभी 10 साल पहले बना। तो अलग अलग कालों में क्या बनने चाहिए, फोल्डेड माउंटेन्स बने हो। इन ये कैसे हो, समानांतर हो। बस समझ आया, समानांतर होने चाहिए। ठीक है ना, इट्स पावर कट। तो क्या होना चाहिए, अलग अलग कालों में बने होने चाहिए फोल्डेड माउंटेन्स। दूसरा, इनके बीच में जो घाटियां हैं ये समानांतर होनी चाहिए, और इनके स्ट्रक्चर में भी फर्क होना चाहिए। यानी इसमें हो सकता है कि वलन ऐसे पड़े हों, इसमें वलन ऐसे पड़े हों, इसमें वलन ऐसे पड़े हों, तो इनकी संरचना भी अलग होनी चाहिए। क्लियर? तो अभी केवल मोटा मोटी बात ध्यान रखें कि वलित पर्वत बनेंगे, और वलित पर्वत पर क्या बनेगी, इनके स्ट्रक्चर अलग होगी, पर्वतमालाएं समानांतर होंगी और घाटियां भी समानांतर होंगी, तो उसे कहा जाता है कार्डिलेरा। तो जब कभी भी आप कार्डिलेरा देखें तो एंडीज के आगे तो लिखा है, आप एटलस में देखेंगे कार्डिलेरा, लेकिन रॉकीज का आगे वो लिखना भूल गए हैं। ठीक है, तो दोनों ही क्या है, कार्डिलेरा हैं। ठीक है, चलिए तो इसको आप देखिए, लिख लीजिए आप सभी लोग, व्हाट इज कार्डिलेरा। लेकिन नंबर 1, समानांतर पर्वत श्रेणियां होनी चाहिए। समानांतर पर्वत श्रेणियां होनी चाहिए। नंबर 2, ये अलग अलग कालों में निर्मित होनी चाहिए। ये अलग अलग कालों में निर्मित होनी चाहिए। नंबर 3, इनके स्ट्रक्चर में यानी संरचना में अंतर होने चाहिए। इनके स्ट्रक्चर में अंतर होना चाहिए। क्लियर? घाटियां और पर्वत श्रेणियां समानांतर होनी चाहिए और अलग अलग कालों में निर्मित होनी चाहिए। क्लियर? तो अब आ जाइए आप लोग सभी, दोबारा मैप पर आ जाइए। मैंने आपको स्क्रीन शेयर कर दी है, और आप इसके बाद में यहां आइए इस वाली लोकेशन पे जहां मेरा कर्सर है, और यहां पर आपको मिलेगा यूकाटन पेनिनसुला। देखो लिखा हुआ है यूकाटन पेनिनसुला। यूकाटन पेनिनसुला। आप मुझे कमेंट में करें, मैं आपका हैंड रेज अभी नहीं ले सकता क्योंकि मैंने स्क्रीन शेयर करी हुई है, इसलिए आप मुझे चैट बॉक्स में अपना क्वेश्चन पुट यहाँ पे डाल दीजिए, और मैं आपका क्वेश्चन देख लूंगा जो भी आप हैंड रेज कर रहे हैं। तो यहाँ आइए यूकाटन चैनल पर, और यहाँ पे देखिए इधर ही लिखा हुआ है यूकाटन चैनल। इधर देखो पानी के अंदर
यहां लिखा है युकाटन चैनल। जितने भी जगह आप चैनल देखें, चैनल हमेशा अक्षांश या देशांतर को फॉलो करते हैं, ये ध्यान रखना। जैसे अपन करते हैं 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, ठीक है। तो चैनल जहां पे वर्ड यूज होता है ओशन में, यानी वो अक्षांश या देशांतरों को फॉलो करते हैं, उसके बेसिस पर चैनल बनाए जाते हैं। तो इस चैनल को हाईलाइट करिए और इसको बाहर निकाल लीजिए और यहां पर लिखिए युकाटन चैनल किससे किसको जोड़ रहा है। ये युकाटन से और क्यूबा, युकाटन से क्यूबा, यानी युकाटन से क्यूबा को अलग कर रहा है, युकाटन से क्यूबा को अलग करता है। युकाटन से क्यूबा को अलग करता है। अब आप आइए देखिए इस लोकेशन पे फ्लोरिडा स्ट्रेट, आई थिंक ये हमने शायद कल कर ली थी, नहीं करी थी तो कर लीजिए। फ्लोरिडा स्ट्रेट, जहां मेरा कर्सर है यहां पे देखिए फ्लोरिडा स्ट्रेट। फ्लोरिडा स्ट्रेट, और ब्लू लेटर से लिखा होगा, स्मॉल लेटर में लिखा है ब्लू में। यहां करिए, देखो ये जो पेनिनसुला आया है ये वाला, इसे कहते हैं फ्लोरिडा, ठीक है। और नीचे ये कंट्री कौन सी है, क्यूबा वगैरह है सारी, ठीक है। तो यहां करिए, आप नीचे देख रहे हैं ये वाला जो पेनिनसुला यहां देख रहे हैं, ये जो आइलैंड देख रहे हैं, ये है आपका कौन सा, क्यूबा। तो फ्लोरिडा से क्यूबा को अलग करती है, फ्लोरिडा से क्यूबा को अलग करती है, फ्लोरिडा से क्यूबा को अलग करती है। अच्छा, आजकल न्यूज में अभी आ रहा है कि हमने 8th महाद्वीप खोज लिया है, ठीक है। तो आज आपका काम क्या है, उसका नेम आप मुझे चैट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि हमने 8वां महाद्वीप कौन सा ढूंढा है। और उसकी लोकेशन मैं आपको बता देता हूं, वो है सदर्न हेमिस्फीयर में, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड के थोड़ा सा, क्या लिखा है आपने, जियांडिया, नहीं थोड़ा इसका अलग प्रोनाउंसिएशन है, ठीक है। तो मुझे इसका नाम बताइएगा और ये भी मुझे बताइएगा कि एक महाद्वीप को महाद्वीप कहने के लिए किन शर्तों का पालन किया जा सकता है, किया जाता है। और ध्यान रखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा इस साल के लिए, ठीक है। एक महाद्वीप को महाद्वीप कहने के लिए किन शर्तों का पालन किया जाता है, ठीक है। भाई जो पार्टिसिपेंट हैंड रेस कर रहे हैं, ये मुझे अपने कमेंट में आप लोग मैसेज कर सकते हैं। शंकर, आपने जो मुझे यहाँ पे किया है, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। हाँ, जिलैंडिया, बिल्कुल ठीक है। चलिए, तो वापस आइए आप यहाँ पर। इस एरिया में एप्लेशियन माउंटेन हम लोगों ने किया था, और एप्लेशियन माउंटेन जो किया है, यहाँ पर एक माउंटेन पीक है, जहां मेरा कर्सर है इधर देखना, ठीक है। इस एरिया में एक माउंटेन पीक है, नाम है माउंट मिशेल। बराक ओबामा की जो मिसेज है उनका नाम है मिशेल ओबामा, तो है ना, माउंट मिशेल। माउंट मिशेल को करिए, सबसे ऊंची चोटी है, सबसे ऊंची चोटी है। अब देखिए यहां जो एप्लेशियन माउंटेन है, इससे ईस्ट की तरफ काफी सारी नदियां निकलती हैं, ठीक है। ईस्ट में, वेस्ट में तो निकलेगी ही, लेकिन ईस्ट में भी बहुत सारी नदियां निकलती हैं, और ये जल क्या बनाती हैं, जलप्रपात बनाती हैं, वाटरफॉल बनाती हैं, क्लियर। तो वाटरफॉल जब बनाएगी तो ये पूरे जलप्रपात बने हैं, और जहां जलप्रपात ज्यादा बनते हैं, आप जानते हैं कुछ एरिया में इलेक्ट्रिसिटी बनने की संभावनाएं बहुत अधिक होंगी। तो इस पूरे एरिया में क्या होता है, आपका विद्युत का उत्पादन होता है। तो यहाँ एरो डाल के बाहर निकालिए और लिखिए, यहां जलप्रपातों की अधिकता है, यहां जलप्रपातों की अधिकता है,
यहाँ जलप्रपातों की अधिकता है और यहाँ विद्युत का उत्पादन अधिक मात्रा में किया जाता है। विद्युत का उत्पादन अधिक मात्रा में किया जाता है। विद्युत का उत्पादन अधिक मात्रा में किया जाता है। हो गया? जिन लोगों ने हैंड रेस किए थे वो अपने मुझे मैसेज में क्यों नहीं कर रहे? आवाज नहीं आ रही है विनीता को, बाकी लोगों को तो आ रही होगी। क्या मैं ऑडिबल हूं आप सभी को? हाँ, मिशेल में लिखना था। मेरी आवाज आ रही है विनीता, आप अपने एंड पर थोड़ा चेक करिए, आवाज शायद आपकी वहां से गड़बड़ होगी। जो मैंने मिशेल आपको कहा ये अपलेशियन माउंटेन पर है। अपलेशियन माउंटेन कहाँ है? कल यहाँ पे किया था हमने, जहां मेरा कर्सर है, ठीक है ना? यहाँ पे तो अपलेशियन की सबसे ऊंची चोटी है मिशेल। ये लिखना है अपलेशियन माउंटेन पर ही लिखना है। यहाँ पे जलप्रपातों की अधिकता है और विद्युत का उत्पादन किया जाता है। ये कौन है? विष्णु दयाल कुमार। आप बेटा मुझे कमेंट कर दीजिए जो भी आप अपना हैंड रेस कर रहे हैं, ठीक है? मुझे चैट बॉक्स में कर दीजिए, क्योंकि अभी सारे काम तो एक साथ हो नहीं सकते। अगर मैं यहां से खोल दूंगा तो ये माइक डिस्टर्ब हो जाएगा, इसलिए मैं आपकी लाइन अभी ओपन नहीं कर सकता, है ना? चलिए अब ऊपर आइए, यहाँ पे इस लोकेशन पे आइए और यहाँ पे एक रिवर देखिए, यहाँ लिखा है सेंट लॉरेंस, गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस। मिल गया आपको जहां मेरा कर्सर है? गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस, गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस। तो ये सेंट लॉरेंस जो रिवर है इसकी खाड़ी है, क्लियर? तो सेंट लॉरेंस तो एक रिवर है। ये रिवर क्या करती है? इन सभी झीलों को, जो पीछे झील देख रहे हो आप, लेक सुपीरियर, लेक मिशिगन, लेक ह्यूरन, इरी एंड ओंटेरियो, इन सभी को आपस में जोड़ती है। और बाकी फिर क्या करता है, यहां से जो शिप हैं वो सारे जाते हैं यूरोप, ठीक है? तो सेंट लॉरेंस एक इंपॉर्टेंट वाटर रूट है, ये इंपॉर्टेंट वाटर ट्रांसपोर्ट प्रोवाइडर है रिवर। और आप जानते हैं वाटर ट्रांसपोर्ट इज द चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, सबसे सस्ता मोड है ट्रांसपोर्टेशन का। तो जब यहां से ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करेंगे तो दिस इज द बिजिएस्ट वाटर रूट ऑफ द वर्ल्ड। तो ये वर्ल्ड का सबसे बिजिएस्ट वाटर रूट है। तो यहां का अगर आप बात करेंगे, नॉर्दर्न अमेरिका का सबसे बिजिएस्ट सेंट लॉरेंस, और वर्ल्ड का सबसे बिजिएस्ट नॉर्दर्न एटलांटिक वाटर रूट। तो यहां पे लाइन लिख लीजिए, आपका लिखिए, यह है उत्तरी अटलांटिक जलमार्ग। अभी फिजिकल पे रहना, पॉलिटिकल में मत जाना, क्योंकि पॉलिटिकल में बहुत इंफॉर्मेशन आनी है। लिखिए, यह है उत्तरी अटलांटिक जलमार्ग के साथ विश्व का सबसे व्यस्ततम जलमार्ग है। विश्व का सबसे व्यस्ततम जलमार्ग है। हो गया? चलिए, आप कमेंट नहीं कर रहे हैं तो मैं अपनी स्क्रीन थोड़ा बड़ी कर लेता हूं, ठीक है? चलिए, तो स्क्रीन अभी थोड़ी बड़ी हो गई है और आप मुझे चैट कंटिन्यू कर सकते हैं। इस एरिया में अगर आप आएंगे, यहां देखिए मेरा कर्सर कहां है। इस एरिया में अगर आप आएंगे, यहां पर आपको एक छोटा सा आइलैंड पड़ा हुआ मिलेगा, नाम है नोवा स्कोटिया। देखिए, बहुत ध्यान से देखिएगा, फिजिकल मैप पर ही देखिएगा। और फिजिकल मैप में यहां पर एक आइलैंड आपको मिलेगा इस एरिया में,
नोवा स्कॉटिया, नोवा स्कॉटिया। मिल गया। देखिए अलग से कंट्री है, ये यूएसए का पार्ट नहीं है, कंट्री है, नॉर्दर्न अमेरिकन कंट्री है, ये ध्यान रखिए। ठीक है। और थोड़ा इसके ऊपर चलोगे तो ऊपर अगर जाओगे तो ऊपर वाले रीजन में आपको मिलेगा न्यू फाउंडलैंड। बहुत ध्यान से करिए, न्यू फाउंडलैंड, न्यू फाउंडलैंड। ये वर्ड आएगा आपका जब हम पढ़ेंगे हाइड्रोलॉजी या ओशियनोग्राफी, जब डिस्कस करेंगे। न्यू फाउंडलैंड, यहां पर दो धाराएं आके मिलेगी, यहाँ फॉग होगा, मछली पालन करेंगे, तो मछली पालन जहां पे करते हैं उसे बैंक कहते हैं, बैंक। ठीक है। तो यहाँ पे कौन सी बैंक है? यहाँ पे है ग्रांड बैंक। उसके जस्ट नीचे देखो, या तो फिजिकल में देखो या पॉलिटिकल में देखिए, न्यू फाउंडलैंड के जस्ट थोड़ा साउथ में देखिए लिखा है ग्रांड बैंक, ग्रांड बैंक। मिल गया क्या? अच्छा, स्पीड ज्यादा तेज तो नहीं है भाई? ऐसा तो नहीं है कुछ आपको मिला कुछ नहीं मिला और केवल मैं ही खुद को पढ़ा रहा हूं? मिल गया सभी को? ग्रांड रेस नहीं, ग्रांड बैंक है वो, ग्रांड रेस ही है वो, ग्रांड रेस बैंक या ग्रांड बैंक वो एक ही है, ग्रांड बैंक। वहां पे लिखिए विश्व का सबसे बड़ा मछली उत्पादन केंद्र, विश्व का सबसे बड़ा मछली उत्पादन केंद्र। ये जो नोवा स्कॉटिया है ना, ये जस्ट आपको मिलेगा गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस के थोड़ा सा नीचे, राइट हैंड साइड की तरफ ही। ठीक है, थोड़ा सा नीचे चलोगे तो आपको मिल जाएगा नोवा स्कॉटिया, एक अलग से आइलैंड रखा हुआ है उसके बगल में। चलें भाई आगे, चलिए अब आप आइए इन पांचों लेक्स पर आइए, जो यहाँ पे ये सेंटर में दी हुई है, कनाडा और यूएसए की बॉर्डर पे जो दी हुई है, इन पांचों लेक्स पर आइए। और सबसे पहले करिए लेक सुपीरियर, जहां मेरा कर्सर है वहां देखिए, लेक सुपीरियर, लेक सुपीरियर, लेक सुपीरियर लिखिए। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील विश्व की, विश्व में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील, विश्व में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील। अब पॉलिटिकल मैप में अगर आप आएंगे तो इसके किनारे पर, अगर पॉलिटिकल मैप में आ जाओ सारे, सुपीरियर झील के किनारे पे आ जाइए और वहां पे एक कंट्री देखिए आप, इसके सुपीरियर के, डुलथ, DULUTH, डुलथ, डुलथ। मिल गया आपको सभी को? सुपीरियर झील के किनारे पे देखिए, पॉलिटिकल मैप में देखना, आपको एक कंट्री मिलेगा डुलथ, DULUTH। मिल गया? उसे थोड़ा हाइलाइटर से हाईलाइट करो, उसे सर्किल आउट करो और बाहर निकाल लीजिए। अंदर मत लिखना, अंदर बहुत सारी लोकेशन छिप जाएंगी वरना। डुलथ, और उसको बाहर निकाल के लिखिए लौह इस्पात उत्पादन के लिए जाना जाता है, लौह इस्पात उत्पादन के लिए जाना जाता है। नहीं मिला सपना को? सुपीरियर झील तो मिल गई आपको, सुपीरियर जो झील मिली है आपको उसके साउथ में देखिए किनारे पर, कनाडा में मत जाओ, यूएसए में रहो। दो अलग अलग कलर से दिया होगा आपके में, नीचे कुछ येलोइश होगा, ऊपर कुछ ब्राउनिश वैसा कलर होगा। ठीक है,
मान लीजिए लौह अयस्क उत्पादन के लिए जाना जाता है। अब भी कोई ऐसा है क्या जिसको नहीं मिला है भाई? सुपीरियर पे क्या लिखना है? सुपीरियर लिखना है मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है पूरे वर्ल्ड की, तो विश्व की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ द वर्ल्ड, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ द वर्ल्ड। विष्णु मुझे चैट बॉक्स में कर दीजिए जो आपका क्वेश्चन है। हो गया? इसके जस्ट बगल में देखिए, दो पार्टिसिपेंट ने हैंड रेज किया है, क्या प्रॉब्लम है? विष्णु और आप कौन है दूसरे? पारुल वर्मा। आप चैट बॉक्स में मुझे कर दीजिए अपना जो भी आपका क्वेश्चन है, ठीक है, वहां मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है ना? चलिए आगे आ जाइए। या अपना क्वेश्चन जो भी आप पूछ रहे हैं क्या रिपीट करना है? डुलथ पे लिखना है कि लौह अयस्क उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र है, लौह अयस्क उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र। चलिए अब आगे चलेंगे इसके साथ। तो एक यहां पे लेक है, लेक मिशिगन, ये जहां मेरा कर्सर है वहां देखिए, सेकंड जो लेक है वो है लेक मिशिगन। लेक मिशिगन मिल गया आपको? लेक मिशिगन, तो इसको हाईलाइट करिए और बाहर निकालिए। अब फिजिकल मैप पे निकालना, पॉलिटिकल पे मत निकालना, फिजिकल मैप पर लेक मिशिगन। और लेक मिशिगन पे लिखिए यह पूर्णतः यूएसए में है, बाकी सभी तो बॉर्डर पर हैं, दोनों शेयर करते हैं, लेकिन मिशिगन लेक कहां पर है? पूरी तरह से किसकी है? यूएसए, ठीक है, मिशिगन लेक। और अब पॉलिटिकल मैप पर आ जाइए, मिशिगन लेक में पॉलिटिकल मैप पर आ जाइए। सुपीरियर, आप एक प्रश्न बोले थे अभी, एक महाद्वीप को महाद्वीप कहने के लिए क्या? एक महाद्वीप को महाद्वीप कहने के लिए किन शर्तों का पालन किया जाता है, ठीक है ना? तो आपको ये सर्च करना है और मुझे या तो आप टेक्स्ट कर सकते हैं, मैसेज करिए, या फिर कल बताऊंगा मैं आपको, ठीक है? तो चलिए यहां आ जाइए आप मिशिगन पर। तो मिशिगन और सुपीरियर के बीच में पॉलिटिकल मैप में देखिएगा, यहां आपको दो कंट्री मिलेंगे, दो जगह मिलेंगी, गैरी एंड शिकागो। गैरी एंड शिकागो, यहां बीच में जहां मेरा कर्सर है वहां देखिए, गैरी एंड शिकागो। मिल गया? हो गया भाई? अब देखिए शिकागो को बाहर निकालिए, शिकागो को बाहर निकालिए और मान लीजिए यूएसए का तीसरा सबसे बड़ा नगर है, थर्ड लार्जेस्ट सिटी ऑफ द यूएसए, थर्ड लार्जेस्ट सिटी ऑफ यूएसए। थर्ड लार्जेस्ट सिटी ऑफ यूएसए। पारुल, आपने अपना क्वेश्चन मुझे चैट बॉक्स में क्यों नहीं छोड़ रहे हो आप लोग? चलिए, तो शिकागो लिखिए, तीसरा सबसे बड़ा नगर है। और दो चीजों के लिए और जाना जाएगा, ये लौह इस्पात उद्योग, लौह इस्पात उद्योग, लौह इस्पात उद्योग, तो दोनों के लिए जाना जाता है। एंड शिकागो दूसरा जाना जाता है मीट का उद्योग। आपने बहुत बचपन से पढ़ा है, शिकागो इज द लार्जेस्ट मीट मार्केट ऑफ द वर्ल्ड।
शिकागो पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ी मांस की मंडी है, ठीक है ना। यहीं पर हमारे नरेंद्र यानी कि स्वामी विवेकानंद अपना वहां भाषण देकर आए थे हिंदी में, शिकागो में, ठीक है। तो यहां तक आपका हो गया। अब देखिए जहां मेरा कर्सर है उधर आइए, इस एरिया में, यहाँ गल्फ ऑफ मैक्सिको में आइए, और यहां पे एक डेल्टा बना हुआ है। गैरी और ये दोनों औद्योगिक नगर हैं यहाँ पे, ठीक है। तो गल्फ ऑफ मैक्सिको में यहाँ आइए, यहाँ पे एक डेल्टा बना है, और वहां पे क्या लिखा है, माउथ ऑफ मिसिसिपी या डेल्टा ऑफ मिसिसिपी, दोनों में से कुछ ना कुछ लिखा होगा, माउथ ऑफ मिसिसिपी या डेल्टा ऑफ मिसिसिपी। मिल गया आपको। तो इस माउथ ऑफ मिसिसिपी पे पहले लिखिए, यह एक पंजाकार डेल्टा है, जैसे बर्ड फुट टाइप पंजाकार, ठीक है। तो बर्ड फुट टाइप डेल्टा है। मिसिसिपी का डेल्टा कैसा है, बर्ड का फुट, जैसे आपके हाथ का पंजा है ना, ऐसा फैला हुआ इसका ये है, तो बर्ड फुट टाइप। और यहां से अब ऐसे करिए, मिसिसिपी को पकड़ के और पेन से हाईलाइट करते हुए चलिए ऊपर, और जहां तक आपको मिसिसिपी दिख रही है, इसको वहां तक मार्क कर लीजिए जहां मेरा कर्सर गया है। क्यों नहीं मिलेगा यार, गल्फ ऑफ मैक्सिको में नहीं है यहाँ पे, देखो जहां मेरा कर्सर है। पाकिस्तान का मैप तो नहीं लिया है आप लोग? यहां देखिए जहां मेरा कर्सर है, यहां मिलेगा। यहां से मैक्सिको यानी मिसिसिपी को थोड़ा पकड़ के ऊपर की तरफ ले जाइए, और मिसिसिपी के साथ फिर यहां एक दूसरी नदी और आ रही है, जहां तक आपको मिसिसिपी दिख रही है वहां तक मार्क करिए, जहां तक दिख रही है। और उसी के साथ यहां एक नदी और देखो जहां मेरा कर्सर है, मिसूरी। मिसूरी मिसूरी रिवर यहां से शुरू होगी, इधर रॉकी माउंटेन से, और ये आके कहां मिलेगी, मिसिसिपी में मिल जाएगी। तो मिसूरी इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ मिसिसिपी। मिसूरी इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ मिसिसिपी। मिसूरी इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ मिसिसिपी, ठीक है। अच्छा, अब मिसिसिपी को हाईलाइट करिए और इसे बाहर निकालिए। मिसूरी, मैंने इंग्लिश में बोल दिया क्या? आगे लिखिए इसमें, मिसूरी मिसिसिपी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। मिसूरी मिसिसिपी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। अब मिसिसिपी पर आइए, लिखिए यह उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी नदी है, मिसिसिपी, लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ नॉर्दर्न अमेरिका। लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ नॉर्दर्न अमेरिका। अब जिस प्लेस पर ये दोनों आके मिली हैं, यानी मिसिसिपी और मिसूरी जहां पर आकर मिलती हैं, उस जगह का नाम लिखिए सेंट लुइस। सेंट लुई, ठीक है, जहां पर आकर मिली हैं इसका नाम लिखिए सेंट लुइस। और सेंट लुइस को अब मार्क करके बाहर निकाल लीजिए, जहां पे दोनों मिली हैं वो है जगह है सेंट लुइस, और सेंट लुइस को यहां से हाईलाइट करिए, बाहर निकाल लीजिए, और लिखिए सर्वाधिक मक्का का, यानी विश्व की सबसे बड़ी मक्का की मंडी, लार्जेस्ट मेज मार्केट ऑफ द वर्ल्ड, विश्व की सबसे बड़ी मक्का की मंडी, विश्व की सबसे बड़ी मक्का की मंडी।
हो गया? हो गया भाई? मेरा मन तो अभी पता है क्या कर रहा है? मेरा मन कर रहा है क्या मेरा वीडियो भी ऑफ कर दूं, है ना? मुझे पता ही लगता ही नहीं है कि किसी ने किया है कि नहीं किया, कोई पार्टिसिपेंट मेरे सामने है या नहीं है, और शायद सबके कानों में मेरी आवाज जा भी रही है, नहीं जा रही है, शरीर आत्मा वो लेकर के बैठे हैं कि नहीं है। हाँ? हो गया। तो इसके डेल्टा के पास में आइए, डेल्टा पर एक शहर मार्क करिए, बिल्कुल डेल्टा पे आ जाइए, और यहां देखिए न्यू ऑर्लियंस। सेंट लुइस कहाँ है? जहां पे मिसिसिपी और मिसोरी मिलती हैं। सेंट लुइस मिलेगा नहीं, लिखना पड़ेगा। वीडियो ऑन है तो मुझे दिख नहीं थी आपकी वीडियो। चलिए, तो सेंट लुइस क्या है? यहाँ पे वर्ल्ड की सबसे बड़ी मक्का की मार्केट है। आगे चलिए, अब आ जाइए जहां पे मिसिसिपी ने अपना डेल्टा बनाया था, गल्फ ऑफ मैक्सिको में, यहाँ पे एक शहर है, शहर का नाम है न्यू ऑर्लियंस। पॉलिटिकल मैप में देखेंगे तो मिल जाएगा, न्यू ऑर्लियंस। भाई आपके किसी के भी कैमरे आज ऑन नहीं है, जो सारे कह रहे हैं ना हमारा ऑन है, हमारा ऑन है। अरे मैप में कहाँ होगा? मैप में जहां होगा डेल्टा बनाया, जहां पे डेल्टा कहाँ बनाया है? गल्फ ऑफ मैक्सिको में बनाया है, तो वहां देखिए आप लोग, गल्फ ऑफ मैक्सिको में जहां बनाया है उसको देखिए, और वहां पे देखिए न्यू ऑर्लियंस। आपको तो सब दिख रहे होंगे लेकिन मुझे नहीं दिख रहे हैं कोई भी। चलिए, अभी मुझे राजेंद्र गौड़ दिख रहे हैं। खैर कोई बात नहीं। हाँ, हो सकता है कि शायद मेरे यहाँ से कुछ प्रॉब्लम हो, नहीं दिख रहा हो। खैर कोई नहीं। तो न्यू ऑर्लियंस पे आइए, और दो चीजें लिखिए यहाँ पर, दो चीजें यहाँ पर साथ साथ लिखेंगे। मैं इसके स्क्रीन शेयर ऑफ कर रहा हूं। तो देखिए, मैंने क्या बताया आपको, ये है फ्लोरिडा, इधर नीचे मैक्सिको, और यहां से ऊपर नदी आ रही है, इसका नाम है मिसिसिपी। और यहाँ एक शहर था जिसका नाम था न्यू ऑर्लियंस, न्यू ऑर्लियंस। तो न्यू ऑर्लियंस में क्या करना है आपको? यहाँ पे देखो दो चीजें हैं। अब यहीं से आपको इंडस्ट्रीज की लोकेशन सीखनी पड़ेगी कि इंडस्ट्री किसी लोकेशन में क्यों लगती है, क्योंकि कोई भी बिजनेसमैन कभी भी घाटा उठाना नहीं चाहता। ठीक है? तो कोई भी बिजनेसमैन घाटा उठाना नहीं चाहेगा। अब क्या करेगा कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट? उस जगह पर अपना इंडस्ट्री सेटअप करता है जिस एरिया में उसको ज्यादा बेनिफिट मिले, क्योंकि कोई भी उद्योगपति अपनी जेब से पैसा लगाने आया तो नहीं है। तो यहाँ पे यानी कि बॉर्डर एरिया में, ओशन के पास हो या रिवर के पास हो, हेलो, हेलो, हाँ जी, हाँ नमस्कार, नमस्कार जी। बस क्लास चल रही है, अभी थोड़ी देर के बाद करता हूँ आपको, है ना? हाँ, तो कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट क्या करेगा, किसी एरिया में अपनी इंडस्ट्री को वहां सेटअप करेगा जहां पर उसकी ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो इस एरिया में आपका क्वेश्चन ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, तो इस एरिया में आपका क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि सूती वस्त्र के उद्योग, क्वेश्चन लिख लीजिए मेरे साथ साथ, सूती वस्त्र के उद्योग, उद्योग बंदरगाहों या तट रेखाओं,
ये लिखे, तटरेखा लिखो, तटरेखा या नदियों के सहारे, नदियों के सहारे क्यों स्थापित किए जाते हैं? ये आपका यूपीएससी मेंस के लिए क्वेश्चन है। सूती वस्त्र के उद्योग तटरेखा या नदियों के सहारे क्यों स्थापित किए जाते हैं? तो दैट मीन्स आपके क्या है, लोकेशन फैक्टर्स, क्योंकि इंडस्ट्रीज आपकी क्या है, प्राइमरी एक्टिविटी, सेकेंडरी एक्टिविटी, टर्शियरी एंड क्वार्टनरी एक्टिविटीज आपके सिलेबस में है। ये कौन सी एक्टिविटी है? सेकेंडरी एक्टिविटी। तो सेकेंडरी एक्टिविटी में वो ये नहीं पूछेगा उद्योग कहाँ है कहाँ नहीं है, वो पूछेगा कि क्यों यहां पर है, जहां पर है वहां पे क्यों है। तो यहाँ पे बेसिकली अभी आप दो चीज लिखेंगे। पहला लिखेंगे सूती वस्त्र उद्योग है कि यहाँ पे सूती वस्त्र उद्योग, सूती कैसे लिखते हैं? सूती वस्त्र उद्योग, क्लियर। एंड नंबर सेकंड क्या लिखेंगे? कृषि उपकरण, कृषि उपकरण संबंधी उद्योग। बात समझ में आया? दो चीजें न्यू ऑर्लियंस में है, सूती वस्त्र का उद्योग है और कृषि उपकरण है। तो बेसिकली मैं अभी इसका छोटा सा इंट्रोडक्शन आपको दे देता हूं, क्यों पूरे वर्ल्ड में सूती वस्त्र के उद्योग ऐसी लोकेशन पे लगाए जाएंगे। वो इसलिए लगाए जाते हैं क्योंकि जब सूती वस्त्र के लिए सूत से धागा बनाया जाएगा, तो आपने गांव में देखा होगा, जब गांव में गर्मियों में हमारे दादाजी वगैरह कोई भी रस्सी वस्सी बनाते थे, तो क्या करते थे, रस्सी को, उसको छिलके को पानी में भिगो के रखते थे, फिर छिलके को पानी में से निकालते थे और फिर घुमा घुमा के उससे रस्सियां बनाते थे। कितने लोगों ने देखा है? शंकर ने देखा है भाई, है। चलिए, तो घुमा घुमा के रस्सी बना रहे हैं, लेकिन मानिए कि अगर उसको ना भिगो जाए, अगर भिगोया नहीं हमने उसको, सूखा ही हमने घुमाना शुरू कर दिया, तो टूट जाएगी वो। तो कोस्टल एरिया में मॉइस्चर बहुत मिलेगी, और जब मॉइस्चर बहुत मिलेगी तो धागा टूट नहीं पाएगा। बात समझे आप? तो क्योंकि धागा बनाना है, और धागा बनाना है तो हमें मॉइस्चर बहुत ज्यादा चाहिए। क्लाइमेट इज ए डिसाइडिंग फैक्टर टू लोकेशन ऑफ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। मॉइस्चर क्या है? एक डिसाइडिंग फैक्टर है। जहां मॉइस्चर नहीं होगी तो हम डेजर्ट में तो सूती वस्त्र का उद्योग लगाने की कभी कल्पना भी नहीं कर पाएंगे। जैसे आपसे अगर भारत में पूछा जाए कि भारत में सभी सूती वस्त्र के उद्योग मुंबई और आपके क्या कहें गुजरात वाले एरिया में क्यों हैं, तो एक छोटा सा जवाब आपके पास होना चाहिए। ये आपसे कहें कि जूट उद्योग कलकत्ता में ज्यादा क्यों है, तो दोनों ही धागा बनेगा, दोनों से ही क्या बनेंगे, रेशे निकलेंगे और उससे धागा बनेगा, धागा बन के कपड़ा बनेगा या बोरियां वगैरह बनेंगी, कुछ भी बनेगी, तो दोनों को ही मॉइस्चर चाहिए होगा, ठीक है ना। या आपसे कहे कि सूती वस्त्र उद्योग वहां पे सकेंद्रित क्यों है, या आपसे कहे कि उत्तर भारत का कानपुर को मैनचेस्टर क्यों कहा जाता है, तो उसके जवाब आपके पास होने चाहिए। ये नहीं रटना है कि मैनचेस्टर कौन सा है आपका, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप लोग नोट करके रखें। अगेन हम चलते हैं स्लाइड के ऊपर। 8:30 तक आज हम करेंगे मैपिंग, उसके बाद करेंगे कुछ पढ़ाई की बातें। आजा, बोर तो नहीं हो रहे हो? हाँ, 4 पाई भी बनती है, बिल्कुल ठीक है। चलिए अगेन आप लोग चलिए मैपिंग पर। आगे आप लोग, तो यहाँ पे आपको कर लिया। अब आप आइए थोड़ा सा ऊपर चलिए, यहाँ बर्मी से न्यू ऑर्लियन से थोड़ा सा ऊपर चलिए पॉलिटिकल मैप में, और इस लोकेशन पे आपको एक शब्द लिखा मिलेगा, बर्मिंगम। पॉलिटिकल मैप में सर्च करिए बर्मिंगम। थोड़ा सा यहां से चलेंगे और जहां ये कर्सर मेरा है, बर्मिंगम। जहां मिसिसिपी लिखा है, मिसिसिपी के जस्ट थोड़ा बगल में देखिए, और उसका नीचे वो
क्या नाम है, अल्बामा नीचे लिखा होगा, अल्बामा, और उसके छोटा सा, यानी कि अल्बामा लिखा है कैपिटल लेटर में, उसके थोड़ा सा ऊपर लिखा है बर्मिंगम। बर्मिंगम। तो इस लोकेशन पे देखिए, जहां मिसिसिपी यहां लिखा है कैपिटल लेटर में लिखा होगा, पॉलिटिकल मैप में देखना, फिजिकल में नहीं मिलेगा। तो यहाँ मिसिसिपी लिखा होगा, इधर लिखा होगा अल्बामा, और छोटा सा अल्बामा के ऊपर लिखा है बर्मिंगम। अब किसी की हिंदी विंदी में या और किसी का होगा, उसकी गारंटी नहीं है, क्योंकि मैंने आपको पहले बता दिया कि मैप आपको कौन सा लेना है। ठीक है, तो बर्मिंगम को हाईलाइट कर लीजिए और बाहर निकाल लीजिए। बर्मिंगम को हाईलाइट कर लीजिए और बाहर निकाल लीजिए। अब देखो, मैंने आपको क्या बताया था, अपलेशियन में बहुत सारे खनिज मिलते हैं। ऊपर मैंने आपको कराए थे मेसा भी, तो इसमें लोहा भी निकलता है। तो उसके ये क्या है, बर्मिंगम कौन से एरिया को कहते हैं? बर्मिंगम ओरिजिनली है यूनाइटेड किंगडम में, ये ध्यान रखना। ठीक है, इंग्लैंड में है। ठीक है, वहां है बर्मिंगम मेजरली। लेकिन बर्मिंगम क्या कहते हैं, जैसे अपन कहते हैं कि तू तो शाहरुख खान की तरह लग रहा है, तो शाहरुख खान तो है नहीं, लेकिन उसके जैसे लग रहा है, तो यहाँ पे भी उसकी तरह एक शहर है। तो बर्मिंगम किस लिए जाना जाता है? जहां पे लौह इस्पात उद्योग सबसे ज्यादा हो। तो ये क्या है, लौह इस्पात उद्योग की राजधानी कहलाती है बर्मिंगम। तो उसको हाईलाइट करिए और लिखिए लौह इस्पात उद्योग की राजधानी। लौह इस्पात उद्योग की राजधानी। ठीक है, अब थोड़ा ऊपर आ जाइए। यहां बॉर्डर पे चलना, पानी पानी के अंदर, पानी पानी में चलेंगे तो आप यहाँ एक देखेंगे मैरीलैंड वगैरह आएगा इधर, और थोड़ा सा ऊपर आपको मिलेगा फिलाडेल्फिया। पानी के अंदर देखना, अंदर कॉन्टिनेंट पे मत देखना, फिलाडेल्फिया। फिलाडेल्फिया। ठीक है, स्मॉल लेटर में लिखा होगा, न्यूयॉर्क से नीचे और मैरीलैंड से ऊपर। पानी के अंदर देखना, पॉलिटिकल मैप में आपको मिल गया फिलाडेल्फिया, उसे हाईलाइट करिए, बाहर निकालिए। और वहां पे लिखिए, दो चीजें लिखिए, पेट्रोल रिफाइनरी, पेट्रो रिफाइनरी, पेट्रो रिफाइनरी और जलयान उद्योग। पेट्रो रिफाइनरी और जलयान उद्योग। पेट्रो रिफाइनरी एंड जलयान उद्योग। अब इसी कॉस्ट को पकड़ के थोड़ा और ऊपर चलिए, न्यूयॉर्क से ऊपर निकल जाइए, और ऊपर देखिए मैसाचुसेट लिखा होगा, उसके थोड़ा नीचे देखिएगा बूस्टन आपको मिलेगा, बोस्टन, BOSTON करके नहीं लगा, बूस्टन। इसी कॉस्ट को पकड़ के ऊपर चलेंगे, आपको मिलेगा एक जगह बूस्टन। मिल गया सभी को? कोई ऐसा तो नहीं है जिसको नहीं मिला हो भाई? बोस्टन को हाईलाइट करिए, बाहर निकाल लीजिए, और वहां लिखिए सूती वस्त्र उद्योग। अगेन, सूती वस्त्र उद्योग के लिए जाना जाता है। न्यूयॉर्क से ऊपर चलो, पानी पानी में, कॉस्ट को पकड़ के रखो, कॉस्ट को मत छोड़ो। और USA में देखना, कनाडा में मत पहुंच जाना, आपको मिल जाएगा, मिलेगा। यहां पे लिखो सूती वस्त्र उद्योग। मिल गया? चलिए, बूस्टन, बोस्टन। चलिए, जहां आपने फिलाडेल्फिया किया, फिलाडेल्फिया से थोड़ा सा कॉस्ट के अंदर चलो, बिल्कुल माइनर सा, और वहां पे एक जगह देखिए पिट्सबर्ग। पिट्सबर्ग।
पिट्सबर्ग, फिलाडेल्फिया से थोड़ा सा अंदर चलो तट में, लैंड पार्ट में, और वहां देखो पिट्सबर्ग, पेंसिल्वेनिया के नीचे होगा, पेंसिल्वेनिया के नीचे पिट्सबर्ग, उसे हाईलाइट करिए, बाहर निकाल लीजिए। हाईलाइट करिए, बाहर निकाल लीजिए और लिखिए लौह इस्पात उद्योग फेमस किसके लिए है? आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। हो गया? अब फिलाडेल्फिया से ऊपर चलते जाओ आप और पहुंच जाइए, लेक है वहां पे ओंटेरियो, ओंटेरियो झील के पास आ जाइए, लेक ओंटेरियो। पहुंच गए आप? ओंटेरियो के जस्ट साउथ में देखिए हैमिल्टन, लेक ओंटेरियो के साउथ में देखिए हैमिल्टन, हैमिल्टन शहर लिखा हुआ है, लेकिन वास्तव में हैमिल्टन कहाँ है? कनाडा में है, ये यूएसए में नहीं है, कनाडा है ये कंट्री। बोस्टन जो मैंने लिखाया है, बोस्टन मैंने लिखा है आपको सूती वस्त्र के लिए, तो आप आइए हैमिल्टन में, और हैमिल्टन शहर है कनाडा का, ये ध्यान रखिए, कनाडा है ये। और कनाडा क्या, बर्मिंगम कहते हैं इसे, कनाडा का बर्मिंगम, ये भी लौह इस्पात उद्योग के लिए फेमस है, तो कनाडा का बर्मिंगम। हैमिल्टन शहर कहलाता है कनाडा का बर्मिंगम। कनाडा का बर्मिंगम कहते हैं। लेक नहीं मिल रही आपको? ओंटेरियो कहाँ है? ये रही ओंटेरियो, और ओंटेरियो लेक के पास ही देखिए, बस ओंटेरियो लेक के पास ही रहिए, मिल जाएगा हैमिल्टन। ठीक है, चलिए अब आइए लेक इरी के पास में, ये जो लेक इरी है यहां पर आइए आप, और इधर देखिए इसका जो ये वाला मार्जिन है, इसके पास में देखिए एक शहर है, शहर का नाम है डेट्रॉइट, शहर है, शहर का नाम है डेट्रॉइट। जहां मेरा कर्सर है यहां देखिए, डेट्रॉइट, डेट्रॉइट को बाहर निकालिए और लिखिए मोटर वाहन उद्योग के लिए जाना जाता है, इट्स फेमस फॉर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, इट्स फेमस फॉर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। डेट्रॉइट फेमस फॉर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। आई थिंक आज काफी हो गया है, तो मैं अपनी स्क्रीन को तो करता हूं ऑफ। ठीक है, आज बहुत सारा हम लोगों ने कर लिया है, आज इतना ही आप पचा लें जो बहुत है। ठीक है, तो आज का जो अपना नेक्स्ट टॉपिक अपन करने वाले हैं, अच्छा ये बताइए आप मैप पे पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं आप लोग? बोस्टन मिलेगा ओंटेरियो के कॉस्ट पे, ठीक है ना? चलिए, तो जो आज का अपना टॉपिक होगा, शीतोष्ण कटिबंधीय अपना खत्म हो गया है, और आज जो अपन करेंगे वर्षा, नेक्स्ट टॉपिक वर्षा, वर्षा कैसे होती है वो देखेंगे, और वर्षा के प्रकार नेक्स्ट पढ़ेंगे, प्रकार, और नंबर 3 इसमें करेंगे विश्व के जलवायु प्रदेश। तो 3 टॉपिक हमें इसमें देखने होंगे। पहला हम देखेंगे वर्षा और उसके प्रकार,
और विश्व के जलवायु प्रदेश। देखिए, तो वर्षा क्या होती है? आपने नॉर्मली देखा होगा, वर्षा का मतलब होता है पानी का नीचे गिरना, उसे हम वर्षा कहते हैं। लेकिन कॉमनली, जैसे मैंने आपको बताया, संघनन, एक वर्ड मैंने बहुत पहले यूज किया था और उसका नाम था संघनन। संघनन में मैंने बताया था कि हमारे एटमॉस्फेयर में कुछ डस्ट पार्टिकल हैं और वो क्लाउड का फॉर्मेशन करेंगे और बारिश हो जाएगी। लेकिन क्या बारिश इतना आसानी से हो जाती है क्या? इतने आसानी से संघनन नहीं होता और इतने आसानी से बारिश भी नहीं होती। ठीक है, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात कैसे? अधिवृष्टि वातावरण बनेगा तो खत्म हो जाएगा। चलिए तो शुरू करते हैं अपन। आपने बिजली चमकती हुई देखी होगी। बिजली जब चमकती है तो आप जानते हैं बिजली कब चमकेगी। यानी आपको अगर दो वायर लें और दोनों में अगर करंट दौड़ रहा है, दोनों को टच करेंगे तो आप जानते हैं कि उसमें बिजली चमकेगी चमकेगी। ठीक है, यानी हमारे बादलों में भी आवेश होता है और जब समान आवेश टकराते हैं तो चमक उत्पन्न होती है। ठीक है, तो हमारे एटमॉस्फेयर में कुछ वाटर पार्टिकल ऐसे होते हैं जो आवेशित होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जिनमें आवेश नहीं होते या इनमें कोलाइड करने की क्षमता नहीं होती, यानी इकट्ठा होने की क्षमता नहीं होती। बस समझे, कुछ ऐसे होंगे जिनमें संलयन करने की यानी इकट्ठा होने की क्षमता होगी, कुछ ऐसे होते हैं जिनमें संलयन करने की क्षमता नहीं होती है। तो जिनमें संलयन करने की क्षमता होगी वही पानी की बूंद बनेगी और वर्षा होगी। इनसे कभी भी वर्षा नहीं होगी। बस समझे? मैं दोबारा सुन लीजिए। हमारे जो जलवाष्प है, जो वाटर पार्टिकल्स हैं, इनमें आवेश होता है, कुछ होते हैं निष्क्रिय, कुछ होते हैं सक्रिय। तो जिनमें संलयन करने की क्षमता है वो इकट्ठा होकर पानी की बूंद बनाएंगे और बारिश होगी, और जिनमें इकट्ठा होने की क्षमता नहीं है इनसे बारिश नहीं होगी। तो लिख लीजिए इसको, लिखिए। सामान्यतः और देखिए, इसके आपको चाणक्य से नोट्स नहीं मिलेंगे तो ये आपको लिखना ही पड़ेगा। ठीक है ना, क्योंकि हर क्लास में कुछ ना कुछ चीजें चेंज हो जाती हैं। लिखिए, सामान्यतः संघनन और ऊर्ध्वपातन यानी ऊपर उठना, ऊर्ध्वपातन वर्टिकल मूवमेंट के कारण बादलों का निर्माण होता है या संघनन होता है। बादलों का निर्माण होता है और वर्षा होती है। बादलों का निर्माण होता है और वर्षा होती है। परंतु संघनन के कारण पानी के बूंदों के गिरने की गति बहुत कम होती है। संघनन के कारण पानी के बूंदों के गिरने की गति बहुत कम होती है। अब थोड़ा यहां पे ध्यान दीजिए आप कि यहां पे मान लीजिए क्लाउड बन गया और यहां से छोटे छोटे वाटर पार्टिकल अब नीचे गिरने लगे, लेकिन अभी ये इतने छोटे हैं कि ये अब जैसे जैसे गर्म वायु में आएंगे दोबारा से वाष्पीकृत हो जाएंगे, नीचे तक पहुंचेंगे नहीं। अभी ये तैर रहे हैं हवा में। बस समझे आप? बहुत छोटे पार्टिकल्स हैं। तो अब क्या होगा कि जैसे एक पार्टिकल यहां तक पहुंचा, लेकिन गर्म वायु इसको दोबारा ऊपर ले गई, वाष्पीकृत हो गया, लेकिन ऊपर से जो पार्टिकल आ रहा अब इन दोनों में मिल गए और एक मोटा पार्टिकल बना। एक ऊपर से पार्टिकल आ रहा था, एक नीचे से आ रहा था, दोनों आपस में क्या हो गए? संलयित हो गए और एक मोटे पार्टिकल का फॉर्मेशन करा। अब ये दोबारा से नीचे गिर रहा है, लेकिन अभी नीचे गर्म वायु है, ये इसको दोबारा ऊपर उठाएगी
और ऊपर से एक और पार्टिकल आ रहा है, ये दोनों मिलके एक और तीसरा मोटा पार्टिकल बनाएंगे। यानी क्या होता रहेगा, एक पानी का पार्टिकल है, ये अप एंड डाउन होता रहेगा। पहले क्लाउड बनेगा, क्लाउड में से एक पानी की बूंद चलेगी और ये इतनी हल्की है कि ये अभी नीचे तक नहीं पहुंच पाएगी, नीचे ज्यादा गर्मी है तो ये वाष्पीकृत हो जाएगी और दोबारा ऊपर जाएगी, लेकिन ऊपर से जो पानी गिर रहा है वो इसके साथ मिल जाएगा तो मोटे पानी की बूंद बनाएगा। और ये प्रक्रिया तब तक चलती रहेगी जब तक एक बहुत मोटी पानी की बूंद का फॉर्मेशन ना हो जाए। क्लियर? और अब ये इतनी भारी हो चुकी है कि ये अपना वजन संभाल नहीं पाएगी और नीचे आ जाएगी। तो इस तरह से होती है बारिश। क्लियर? लेकिन बारिश जब होती है तो पहले तो इसी प्रोसेस को लिखिए आप। लिखिए, संघनन के दौरान अब छोटे वाटर पार्टिकल क्या कहते हैं, जल सीकर, या इसको कहते हैं पानी के सीकर या जल सीकर कहते हैं, वाटर पार्टिकल्स कहते हैं हिंदी में, इंग्लिश में कहते हैं वाटर पार्टिकल और हिंदी में कहते हैं जल सीकर। लिखिए, छोटे जल सीकरों का निर्माण होता है, छोटे जल सीकरों का निर्माण होता है। छोटे जल सीकरों का निर्माण होता है। क्लियर? ये छोटे जल सीकर हवा में तैरते रहते हैं, छोटे जल सीकर हवा में तैरते रहते हैं। छोटे जल सीकर हवा में तैरते रहते हैं। गर्म वायु इन्हें पुनः ऊपर की ओर धकेलती है, गर्म वायु इन्हें पुनः ऊपर की ओर धकेलती है। तथा यह ऊपर के पानी के पार्टिकलों से मिल जाते हैं या पानी के कणों से मिल जाते हैं, तथा ये ऊपर से आ रहे पानी के कणों के साथ मिल जाते हैं। इस प्रक्रिया की बारंबारता होने पर, इस प्रक्रिया की बारंबारता होने पर पानी के कण मोटे होते हैं। जब पानी की बूंद मोटी होती है और भारी होकर नीचे की ओर आती है, भारी होकर नीचे की ओर आती है। अब क्या हुआ, लोगों में कुछ डिस्प्यूट पैदा हो गए कि क्या इसी तरह सभी जगह बारिश होती होगी, जैसे यहां पे बारिश हो रही क्या ऐसी होती होगी? बोला नहीं। कैसे होती है? तो दो तरह के थ्योरीज इसमें दी जाती हैं। नंबर 1 दिया जाता है हिमकर्ण सिद्धांत और दूसरा दिया जाता है संलयन सिद्धांत। ये किसने दिया? ये एक नॉर्वे के वैज्ञानिक थे। 1933 में ये सिद्धांत दिया गया और उसका नाम था बर्जरॉन। साइंटिस्ट का नाम क्या है? बर्जरॉन। और संलयन सिद्धांत जिसने दिया, ये दिया था एक व्यक्ति है जिनका नाम है फिट्जरॉय। फिट्जरॉय। तो पहले इस सिद्धांत की बात कर लेते हैं, ये क्या कहता है। ये सिद्धांत बेसिकली कॉन्सेंट्रेट है मध्य अक्षांशों में, कि मिडिल अक्षांशों में कैसे वर्षा होगी।
और ये वाला सिद्धांत किसके लिए है? शेष जहां पर वर्षा हो रही है, यानी मध्य अक्षांशों के अलावा, और विशेष रूप से ट्रॉपिकल एरिया में या इक्वेटर के आसपास। ठीक है, ये क्या कहता है कि मध्य अक्षांशों में टेम्परेचर तो इतना ज्यादा है नहीं, तो उसमें आर्द्रता तो बहुत कम होगी, और आर्द्रता अगर कम होगी तो वो बहुत हाइट तक अगर हवा जाएगी तो टेम्परेचर तो ऊपर जाने पे कम हो ही जाता है, आप जानते हैं। तो ऊपर जाने पे हवा फैलती है, हवा की डेंसिटी कम होती है, और हवा की डेंसिटी जब कम होगी तो ये टेम्परेचर घटना शुरू हो ही जाएगा। तो वो तो ऐसा एक मोमेंट आता है कि कभी कभी ये 0 डिग्री से कम टेम्परेचर में चला जाएगा। कहां चला जाएगा? 0 डिग्री से कम टेम्परेचर में। और इसे कहते हैं प्लाज्मा अवस्था कहा जाता है इसे बेसिकली। जैसे कभी आपने आइसक्रीम वाले के पास अगर बर्फ देखी हो, उसमें अंदर जहां वो सेट करता है सारा, तो उसके अंदर पानी भी पिघली हुई फॉर्म में मिलेगा, कुछ बर्फ के पार्टिकल भी मिलते हैं। ठीक है, तो उस पानी का टेम्परेचर अगर नापोगे तो वो 0 डिग्री से कम होगा। ठीक है, तो पानी का टेम्परेचर क्या है? 0 डिग्री से कम है। तो 0 डिग्री पर बर्फ जम जाए ऐसा कुछ कहीं पक्का नहीं है। पानी 0 डिग्री से कम में भी तरल अवस्था में रह सकता है। बस समझ में आया? तो कहता है कि ऐसी कंडीशन आती है कि 0 डिग्री से कम टेम्परेचर पर भी पानी लिक्विड कंडीशन में रहता है, यानी जलवाष्प कैसे रहेगी? लिक्विड कंडीशन में रहेगी अपना, वो सॉलिड नहीं होगी अभी। तो बोलता है ये जब वाटर पार्टिकल्स, और इसको समझ लो, इसमें ये मत कहना दोबारा, क्योंकि दोबारा इतना नहीं समझाऊंगा मैं। दोबारा सुन लीजिए, जब हवा जाएगी और ये 0 डिग्री से भी ऊपर चली जाएगी, तो ऊपर जाने पे अब ये वाटर पार्टिकल दो तरह से हैं। एक है हिमकण और एक है तरल, दोनों एक साथ मिलते हैं। अब तरल तब तक बना रहेगा जब तक हिमकण इसमें ना बैठ जाए। तो अगर तरल कोई भी चीज है, इसमें अगर एक हिम का पार्टिकल आ जाएगा तो ये सभी चीजों को अपनी ओर खींच लेगा और एक मोटे हिम का पार्टिकल बनाएगा। बस समझ आई? तो तरल कब तक रहेगा? जब तक इसमें हिम का कण एक नहीं मिला है। और जैसे ही इसमें एक हिम का कण बीच में आ जाएगा, कहीं भी आ गया, तो ये पूरी आर्द्रता को खींच लेगा और एक मोटा ओला बनाएगा, यानी ओले जैसे गिरते हैं, एक मोटे हिम के कण को बनाएगा। और जब ये भारी हो जाएगा तो नीचे गिरना शुरू हो जाएगा। अब नीचे क्या है? गर्म लेयर है वायुमंडल की, ये इनको क्रॉस करता है तो इसका कुछ पार्ट पानी में चेंज हो जाता है, और अगर पानी में पूरा चेंज हो गया तो ठीक, और नहीं हुआ तो ओले जमीन पर गिरेंगे पानी के साथ। उसे कहा जाता है स्लीट। स्लीट, स्लीट यानी जब ओला भी गिरे और बारिश भी हो। ठीक है, एक होती है रेनफॉल और एक होती है हेलस्ट्रॉम। हेलस्ट्रॉम मतलब जहां पे उपल वृष्टि जिसे कहा जाता है हिंदी में, यानी ओले ओले गिर रहे हैं। तो पहले इसको लिख लीजिए, बर्जरॉन क्या कहता है, लिखिए। हिमकण सिद्धांत के अनुसार, हिमकण सिद्धांत के अनुसार मध्य अक्षांशों में होने वाली वर्षा को समझाया गया है। मध्य अक्षांशों में होने वाली वर्षा को समझाया गया है। जिसका प्रमुख मत यह है कि जिसका प्रमुख मत यह है कि सभी प्रकार की वर्षाएं, सभी प्रकार की वर्षाएं हिम के रूप में होती हैं। ठीक है, पैराग्राफ चेंज करिए, लिखिए। पवन जब ऊंचाई की ओर उठती है,
पवन जब ऊंचाई की ओर उठती है तो वायु दाब कम होने के कारण फैलती है। वायु दाब कम होने के कारण फैलती है। वहीं सापेक्षिक आर्द्रता बढ़ती है। वहीं सापेक्षिक आर्द्रता बढ़ती है। आगे लिखिए। सापेक्षिक आर्द्रता बढ़ने पर मेघ कणों का निर्माण होता है। सापेक्षिक आर्द्रता बढ़ने पर मेघ कणों का निर्माण होता है। ये मेघ कण ये मेघ कण 0 डिग्री से कम तापमान पर भी तरल अवस्था में बने रहते हैं। ये मेघ कण 0 डिग्री से भी कम तापमान पर तरल अवस्था में बने रहते हैं। एक स्टार पॉइंट डालिए, यहां पर एक स्टार पॉइंट डालिए। लिखिए 0 डिग्री पर हिम और जल दोनों में वाष्प दाब समान रहता है। दोनों में वाष्प दाब समान रहता है। परंतु 0 डिग्री से जितना नीचे तापमान गिरेगा, 0 डिग्री से जितना नीचे तापमान गिरेगा, तो बर्फ में तो वाष्प दाब कम होगा। बर्फ में तो वाष्प दाब कम होगा, परंतु जल में बढ़ेगा। अब कंटिन्यू करिए। लिखिए मेघ कण तब तक तरल अवस्था में रहते हैं, मेघ कण तब तक तरल अवस्था में रहते हैं जब तक कि कोई हिम का कण इन्हें ठोस ना कर दे। कोई हिम का कण इसे ठोस ना कर दे। सेम आप फील क्या करिए, मान लीजिए आप सर्दियों में चले गए कश्मीर, वहां टेम्परेचर हो रहा है मान लीजिए -2 डिग्री सेंटीग्रेड। बस समझ गए आप। और इस वक्त आपको कोई -1 डिग्री सेंटीग्रेड के बर्फ के टुकड़े से टच करेगा ना, तो आपको ज्यादा ठंड महसूस होगी। लेकिन बाहर जो एयर है ना, वो तो है 2 डिग्री सेंटीग्रेड ठंड है, लेकिन -1 डिग्री टेम्परेचर की भी कोई बर्फ आपको मिलेगी ना, और वो आपको टच कर दी जाए, तो आपको बहुत ठंडा फील होगा। बात समझ गए आप। क्योंकि जैसे ही हिमकण इसमें जाएगा, ये ठोस होना शुरू हो जाएंगे पार्टिकल्स, क्योंकि आपकी बॉडी का जो टेम्परेचर है ना, वो उससे लड़ रहा है। लेकिन आपको जब टच कर दिया उसने, तो आपको ज्यादा ठंडा फील होगा। जैसे मानिए कि रूम में एयर का टेम्परेचर तो वही है, लेकिन जैसे ही आपने फैन ऑन किया और ये अपना एयर के पार्टिकल घूमने लगे, तो तापमान तो कम थोड़ी हुआ। तापमान कम नहीं हुआ, लेकिन आपको थोड़ा सुकून जरूर मिला। बात समझे आप। तो ज्यादा डीप में मत जाइए इसमें। वाटर पार्टिकल तब तक तरल रहेंगे जब तक कोई हिम का कण इसमें ना आ जाए। लिखिए आगे। हिम कण के प्रवेश करते ही
हिमकण के प्रवेश करते ही हिम के क्रिस्टल बनना शुरू हो जाते हैं। हिम के क्रिस्टल बनना शुरू हो जाते हैं और वे भारी होकर नीचे गिरते हैं। और वे भारी होकर नीचे गिरते हैं। हिमकण के प्रवेश करते ही हिम के क्रिस्टल बनना शुरू हो जाएंगे, हिम के कण बनना शुरू हो जाएंगे और भारी होकर वो कहां गिरेंगे? नीचे। अगर नीचे गर्म वायु है, आगे लिखिए, अगर नीचे गर्म वायु है, अगर नीचे गर्म वायु है तो इन हिमकणों का कुछ भाग तरल में बदल जाता है। इन हिमकणों का कुछ भाग तरल में बदल जाता है। इससे वर्षा की बूंदें प्राप्त होती हैं। इससे वर्षा की बूंदें प्राप्त होती है। शीतकाल में ठंडी वायु की परतें होने के कारण, शीतकाल में ठंडी वायु की परतें होने के कारण तरल कम बन पाता है, यानी कि द्रव कम बन पाता है, या तरल में नहीं बदल पाएगा, कुछ भी लिख लीजिए। हिमकण तरल में कम बदल पाता है और ओले गिरते हैं, और ओले गिरते हैं। क्लियर? तो हालांकि ये आपके जीएस के टॉपिक में नहीं है, इसलिए जो आपको नोट्स मिले ना उसके अंदर भी ये सिद्धांत नहीं है, ध्यान रखिए। वहां पे केवल वर्षा के प्रकार मैंने वहां पे बता रखे हैं कि 3 तरह के वर्षा के प्रकार होते हैं और किस तरह से रेनफॉल होती है। लेकिन अगर रेनफॉल का वो पूछे कि रेनफॉल कैसे होगी, तो 2 तरह से होगी, या तो हिमकणों के फॉर्म में होगी या संलयन सिद्धांत के फॉर्म में होती है। तो हिमकण तो क्या है, सीधी सी अगर 2 लाइन में मैं आपको समझाऊं तो मॉइस्चर ऊपर गई और 0 डिग्री के ऊपर भी ये तरल अवस्था में है। ये तरल अवस्था में तब तक रहेगी जब तक कोई एक आइस का पार्टिकल इसमें ना मिल जाएगा। आइस का पार्टिकल मिलते ही पूरा सॉलिड हो गया है। अगर ये बहुत भारी हो गया है तो नीचे गिरने की कोशिश करेगा। नीचे गिरने की जब कोशिश करेगा तो गर्म एयर की लेयर से गुजरेगा और ये पानी में कन्वर्ट होकर हमें मिल जाएगा। लेकिन शीतकाल में एयर कैसी है? ठंडी है, तो ओला बिल्कुल नीचे तक आएगा और पानी में कम कन्वर्ट होगा। आप तो मिस्टेक मत करो लिखने में, नोट्स में कुछ मिस्टेक्स है तो उनको रहने दीजिए ना। देखिए वर्चुअल टाइपिंग होती है, आप समझिए इस चीज को, और इसमें कुछ कुछ मिस्टेक्स आ सकती हैं, ऐसा कुछ ह्यूमन एरर है, हो सकता है। लेकिन जो आप नोट कर रहे हैं उसमें कोई एरर नहीं है, और जो नोट्स आपको प्रोवाइड कर रहे हैं उससे आप 10 गुना ज्यादा बेहतर लिख रहे हैं, ठीक है ना? तो उससे 10 गुना ज्यादा बेहतर आपकी क्लास चल रही है। जो भी कोई मेरे से पूछता है, मुझे अब 2011 से अक्टूबर से पढ़ा रहा हूं मैं, तो 2011 से और 2020 तक मुझे लगभग 9 से 10 साल अब होने जा रहे हैं। लेकिन फिर भी कोई मुझसे पूछता है ना क्या लिख रहा है, जरूरी तो नहीं कि नोट्स पढ़ना जो लिख रहे हैं वो काफी है, जो नोट्स में लिखा है वही सारा लिख रहे हैं आप। लेकिन कोई अगर मुझसे पूछता है कि आपकी बेस्ट क्लास कौन सी होगी, तो मैं कहता हूं जो अब नेक्स्ट क्लास होगी। बात समझे? तो अभी आपकी जो क्लास है वो मेरी पिछली 9 साल की क्लासों से सबसे बेस्ट चल रही है अभी। लेकिन जो आगे क्लास, मान लीजिए कोई नेक्स्ट बैच है मेरा, तो वो आपसे भी ज्यादा बेहतर होगा, नो डाउट, ठीक है ना? क्योंकि उसमें और नई चीजों को शामिल किया जाएगा। दैट मीन्स कि जो अभी आप पढ़ रहे हैं वो पिछले क्लास से
10 गुना ज्यादा बेहतर आपकी क्लास चल रही है। ठीक है, तो आप बिल्कुल बेफिक्र रहें, जो आप क्लास में नोट कर रहे हैं एकदम सटीक नोट कर रहे हैं। ये 10-15 किताबों का मटेरियल है जो आपको मिल रहा है। ठीक है, अगर आपसे किताबें खरीदने के लिए कह दिया जाएगा तो आप बिल्कुल संन्यास ले लोगे यूपीएससी से। ठीक है ना, आप तो क्या कहोगे, जैसे मैं इस जॉब से पहले लेक्चरर था, तो लेक्चरर था तो मैं अपने पार्किंग से मैं एक बार अपना बाइक निकाल रहा था वहां से, तो कॉलेज में 3rd ईयर के बच्चे आए, और बच्चे आने के बाद वो मेरे से उन्होंने कहा वो प्ले क्या है 1 वीक सीरीज। आप लोगों ने शायद पढ़ी होंगे, जो आर्ट्स वाले हैं वो तो सब जानते होंगे। और कहा सर इसमें मोस्ट मोस्ट लगा दो। अब 1 वीक सीरीज और उसमें मोस्ट मोस्ट लगा दो, है ना, तो काम गड़बड़ है फिर तो वो किताब खरीदने को राजी नहीं है। तो आर्ट्स वाले तो बेशक ऐसे लोग हैं जो किताब जब खरीदते हैं तब उनके बिल्कुल सर पे आ जाती है ना, एग्जाम कल है और परसों है तो किताब खरीद लाइए। तो 1 वीक सीरीज खरीदते हैं और रात भर फाइट करके, तो दैट मीन्स ऐसा काम आपको कह दिया जाए तो आप नहीं करेंगे, इसलिए आपके नोट्स सबसे बेस्ट हैं। इसके बाद आपको केवल एक चीज की जरूरत पड़ेगी, एनसीईआरटी और सविंदर सिंह, केवल ये रखें और कुछ ना पढ़ें अभी। ठीक है ना, चलिए, आई थिंक आपका टाइम हो गया है, संलयन सिद्धांत आज पूरा नहीं हो पाएगा, तो आज की क्लास अपन यहीं पे रोकते हैं। कल आपकी वर्षा के टाइप खत्म हो जाएंगे। अच्छा, एक चीज आप मेरी सभी सुन लीजिए कि अपना अभी क्लाइमेटोलॉजी बाइंड अप होने वाला है। ठीक है, बाइंड अप का मतलब वर्षा के बाद में वर्ल्ड की 2 टॉपिक बचेंगे अपने, वर्ल्ड का क्लाइमेटिक सिस्टम और बादल। बादल 5-10 मिनट का टॉपिक है मुश्किल से, तो इसके बाद में क्लाइमेटोलॉजी अपना कंप्लीट हो जाएगा। बात समझ में आया आपको? और क्लाइमेटोलॉजी अगर कंप्लीट हो गया है दैट मीन्स कि वो मेरी ही तरफ से कंप्लीट नहीं होना चाहिए। हाँ, पढ़ लोगे तो बिल्कुल बहुत अच्छी चीज है। ठीक है ना, गिलोय है आज के टाइम में, सविंदर सिंह गिलोय। गिलोय समझते हो ना? क्रिस्टल यानी कि आइस के पार्टिकल, जो कोरोना से बचाएगी तुम्हें। तो सविंदर सिंह कुछ बचा लेगी एग्जाम में, तो गिलोय है, गिलोय, अश्वगंधा, गिलोय, वो सब इसमें सविंदर सिंह में भरा पड़ा है। ठीक है, पूरी नहीं पढ़नी है सविंदर सिंह। तो बात यह है कि आपका अगर खत्म हो गई तो मेरा आपसे एक सुझाव होगा, आजादी के बाद जो भी कुछ आया है या तो पीटी में आया है या मेंस में आया है, बात समझिए आप, या तो पीटी में आया हो या मेंस में आया हो, सारे क्वेश्चन अब कर डालिए, क्योंकि मेरी तरफ से आप खुले होंगे क्लाइमेटोलॉजी के फील्ड में। अगर क्वेश्चन नहीं हो रहा है तो केवल 2 एंड पर गलतियां हो सकती है, या तो आपके एंड पर होगी या मेरे एंड पर होगी। या तो मैंने पढ़ाया सही नहीं होगा या आपने पढ़ा सही नहीं होगा, 2 ही गलतियां हैं, तीसरा कोई नहीं है। ये मिश्रा सर वगैरह बीच में हमारे कोई भी नहीं है अभी, है ना। अब केवल 2 ही लोग हैं, या तो मैं आपके साथ डील कर रहा हूं या एक आप हैं। अगर अब आपसे क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं तो या तो मैंने पढ़ाया सही नहीं है या आपने पढ़ा सही नहीं है। ठीक है, तो छोटा मोटा टेस्ट जो लेंगे वो तो चाणक्य वाले लेंगे। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट क्या है मेरी, क्योंकि क्लास में होते तो मैं जबरदस्ती करवा भी लेता, है ना, लेकिन अभी आप मेरे और आपके बीच में दूरियां बहुत हैं। तो आप लोग जितने भी क्वेश्चन आए उनको कर लीजिए, प्री और मेंस। जहां आपके डाउट्स आए अगर वो चलती हुई क्लास में ही क्लियर हो जाए तो ज्यादा बेटर है। क्लास खत्म होने के बाद जब डाउट्स आएंगे तो समझाने वाला कोई भी नहीं होगा, फिर जर्नी वहीं पर आ जाएगी जहां से आपने शुरू करी है। ठीक है ना, तो आज से आप शुरू करिए। वर्णवाल ठीक नहीं है, वर्णवाल डाटा के लिए है। ठीक है, तो कल हम इसको देखेंगे और आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच, और हेल्दी रहिए, सुखी रहिए और खुशी के साथ पढ़िए। चलिए, थैंक यू सो मच। सविंदर सिंह भाई, इस बुक का नाम सविंदर सिंह मैंने कहा। वैसे चाणक्य की बुक बेस्ट है, वो पढ़ लीजिए। ठीक है ना, ओके, थैंक यू सो मच।